नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सभी का स्वागत है। फोकस रहेगा आज के आखिरी 1.5 घंटे के कारोबार पर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। बाजार में निचले स्तरों से कुछ रिकवरी, सेंसेक्स करीब 400 पॉइंट तो निफ्टी नीचे से 100 पॉइंट सुधरा। निफ्टी ने 17,600 के अहम स्तर को बचाया। मिड कैप, स्मॉल कैप और निफ्टी बैंक कर रहे हैं आउट परफॉर्म। बाजार की गिरावट में इन्फोसिस का सबसे बड़ा हाथ। निराशाजनक नतीजों के बाद शेयर 12% तक फिसला। 11 साल की दिखी सबसे बड़ी इंट्राडे गिरावट। प्रोजेक्ट रद्द होने और रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस घटाने से बाजार निराश। इन्फोसिस ने पूरे आईटी सेक्टर का किया मूड खराब। स्लोडाउन की आशंका के चलते इंडेक्स में करीब 3 साल की सबसे बड़ी गिरावट। 7% तक टूटा आईटी इंडेक्स। परसिस्टेंट सिस्टम्स, एल&टी, माइंडट्री, टेक महिंद्रा, HCL टेक जैसे दिग्गजों में 5% तक की गिरावट। और आईटी का गम आईटीसी ने किया कम। शेयर रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा। मार्केट कैप 5 लाख करोड़ के पार। एक साल में करीब 50% चला शेयर। और कमजोर बाजार में भी एफएमसीजी और सरकारी बैंकों में खरीदारी। फार्मा, शुगर्स और टेक्सटाइल शेयरों में भी दिख रहा है थोड़ा सा एक्शन। और महंगाई से मिली थोड़ी राहत। मार्च थोक महंगाई 29 महीनों के निचले स्तर पर 1.6% अनुमान के मुकाबले 1.34% पर रही। चलिए, आप देख रहे हैं कमाई का अड्डा और अगले 1.5 घंटे मेरे और हर्षिता के साथ आप देखेंगे ये शो और कुछ ही देर में अपने एक्सपर्ट्स को जोड़ेंगे और आपके लिए सारी स्ट्रैटेजीज लेकर आएंगे। लेकिन उससे पहले एक मार्केट का बेसिक टेक्सचर आपको बता देते हैं। क्लियरली आज का दिन इन्फोसिस के नाम। इन्फोसिस ने पूरा मूड बिगाड़ा और एक जिसे कहते हैं एक बिग ब्लो फ्रॉम इन्फोसिस। लेकिन हर्षिता, सुबह अगर ये कहा जाता कि इन्फोसिस 10% गिरेगा और HDFC बैंक 2% गिरेगा, फिर भी निफ्टी 1% में नहीं गिरेगा, तो बुल्स वुड हैव टेकन इट विद बोथ हैंड्स। और बैंक निफ्टी में रिकवरी। लेकिन इन्फोसिस ने क्या किया, देखिए आज 75% ओवरऑल डिक्लाइन निफ्टी की इन्फोसिस की वजह से और बाकी के 25% HDFC ट्विंस की वजह से। वो जो 2 के 2 हमारे न्यूज़ ड्रिवन एक बेसिकली इम्पैक्ट थे, उनकी वजह से ये डिक्लाइन आपको दिखाई दी। लेकिन मिड कैप, स्मॉल कैप दोनों ने आउट परफॉर्म किया। बैंक निफ्टी ने फिर आउट परफॉर्म किया। सुबह इसकी बात हुई थी कि आज भी बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म करेगा और इवन HDFC बैंक के गिरने के बावजूद बैंक निफ्टी ने आउट परफॉर्म किया। निफ्टी ने 17,600 बचाया, बैंक निफ्टी ने 41,800 बचाया। मेरे ख्याल से आज क्लोज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्लोज में अगर हम थोड़े से और लेवल्स क्रॉस कर लें तो मेरे ख्याल से ये फिर साबित हो जाएगा कि ओवरऑल टेक्सचर मार्केट का बाय ऑन डिप्स ही है। इवन दो इंडिविजुअल स्टॉक्स में जैसे इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स में भले ही प्रॉब्लम रही हो। और एक चीज़ आईटी में अब आज के डिक्लाइन के बाद मुझे लग रहा है कि अब थोड़ा शायद टाइम करेक्शन और प्राइस करेक्शन, थोड़ा कंसोलिडेशन होगा, उसके बाद देखते हैं। लेकिन फॉर द नियर टर्म थोड़ा सा एक ड्रैग तो रहने वाला है आईटी मार्केट्स के ऊपर। इनफैक्ट सुबह में ही लग रहा था कि इट्स गोइंग टू बी निफ्टी आईटी वर्सेस निफ्टी बैंक। और निफ्टी बैंक की स्थिति काफी बेहतर है। अनुज, लेकिन इंडेक्स को अब ट्रेड कैसे करना है, क्योंकि टेक्नोलॉजी की जो नर्वसनेस, सिर्फ 2 कंपनियों के नतीजे आए हैं और पूरा रिजल्ट सीजन आगे बाकी है, वो हिट आएगा। HCL टेक परहैप्स अगला होगा लाइन में अगले हफ्ते। अप्रोच इंडेक्स में आपको लग रहा है अभी भी हिम्मत है लोगों की तेजी की पोजीशंस बनाए रखने में? बिल्कुल हर्षा, देखिए थर्सडे को हमने 3:20 पे एक चीज़ कहा था कि अभी आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए क्योंकि बहुत बड़ी रैली हो गई है और मंडे को सुबह कॉल लेंगे। आज जो हमारी सुबह की निफ्टी में स्ट्रैटेजी थी वो थोड़ा रिकवरी जरूर आई, लेकिन उसने पहले वो सारे स्टॉप लॉसेस ब्रीच कर दिए जो हमने मेंशन किए थे। तो वहाँ पर मुझे थोड़ा सा लगा कि थोड़ी ज़्यादा सेलिंग हो गई, लेकिन खैर फिर उसके बाद रिकवरी आई। मैं 2 चीज़ें दिखाऊंगा। एक तो लेकर आइए पहले 17,700 17,800 की कॉल और उसके बाद लेकर आइए 17,600 700 की पुट। साथ में एक बार ये दोनों डेटा पॉइंट देख लेते हैं। पहले कॉल्स देख लेते हैं 17,700 और 17,800 की, क्योंकि ये नई वीकली सीरीज़ की टेक्निकली स्टार्ट है क्योंकि फ्राइडे छुट्टी थी। अभी देखिए 17,800 की कॉल में 33 रुपये प्रीमियम रह गया, 17,700 में 73 रुपये और 70% प्रीमियम गिरे हैं। और परसेंटेज जंप देखिए ओपन इंटरेस्ट में, इतना बड़ा ओपन इंटरेस्ट जंप मैंने नहीं देखा। मतलब देखिए 1250% का जंप 17,700 की कॉल में और 1.25 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट। तो मुझे लग रहा है कि ये जो है ना, ये आपको बता रहा है कि 17,700 से 800 अभी भी थोड़ा रेजिस्टेंस रहने वाला है। इसने किया क्या है, इसने आपको वापस निफ्टी को उस चैनल पे लाके खड़ा कर दिया। भाई पुट्स के भी आंकड़े देख लेते हैं
और पुट्स में ये जो पुट्स वाले आंकड़े हैं, ये पुट्स में बाइंग हुई है मेरे ख्याल से। आज का जो आप आंकड़ा देखेंगे वो देखकर लग रहा है कि यहाँ बाइंग है, क्योंकि 100% प्रीमियम बढ़ा है और ओपन इंटरेस्ट ट्रिपल हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर लोगों ने बाय करने की कोशिश की है। लेकिन जैसे मैं फिर कह रहा था, आज हो क्या गया, इस डिक्लाइन की वजह से जस्ट व्हेन ये लग रहा था कि वो निफ्टी उस चैनल को ब्रेक करके फाइनली उसके ऊपर 2 दिन से क्लोज दिखा रहा था, आज वो वापस हम उस चैनल के अंदर आ गए एकदम फिर से। वो जो अपर लाइन थी चैनल की, एक बार फिर अब हम उस पर आ गए। तो वो अभी भी एक, जिसे कहते हैं कि ये देखिए हर्षदा, वो चैनल उसके ऊपर गए थे हम, अब आज की डिक्लाइन ने वापस हमको उस चैनल की ऊपरी लाइन पर ला कर दे दिया। तो क्या वो एक फॉल्स ब्रेकआउट था या नहीं? मेरा अभी भी मानना है कि हम एक ब्रेकआउट कर चुके हैं और ये अब मार्केट यहाँ हल्का सा कंसोलिडेट कर जाए तो कोई बुराई नहीं होगी। लेकिन ट्रेड अभी भी मुझे लग रहा है अपसाइड की है। बस अब एक चीज़ क्लियर हो गई, आज का लो और थर्सडे का हाई, दोनों में से जिस तरफ भी अब मार्केट निकलेगा निफ्टी, उस तरफ की बड़ी ट्रेड मिलेगी। प्रॉब्लम यह है कि आईटी से आपको बहुत बड़ा सपोर्ट नहीं मिलने वाला। ये हो सकता है कि आईटी बहुत ज़्यादा गिरे ना यहाँ से, लेकिन कोई बहुत बड़ा सपोर्ट नहीं मिलेगा आपको आईटी की वजह से। ये आप बात मान लीजिए क्लियर है। बैंक निफ्टी पे आते हैं। अब बैंक निफ्टी में अभी भी मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा स्कोप है। और बैंक निफ्टी का कॉन्ट्रीब्यूशन देखिए आप, आज बैंक निफ्टी में एचडीएफसी बैंक ने करीब करीब मेरे ख्याल से 150 पॉइंट का एक दबाव बनाया बैंक निफ्टी के ऊपर। लेकिन उसके बावजूद बैंक निफ्टी जो है ग्रीन में है, करीब करीब 50 पॉइंट, 200 पॉइंट का ड्रैग है एचडीएफसी बैंक का। लेकिन बाकी सारे बैंक्स कॉम्पनसेट कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि एक रिएक्शन बाकी है बैंक निफ्टी में भी, 41,800 तक शायद जाए और उसके बाद थोड़ा कंसोलिडेशन आए। नेक्स्ट मूव आपको मिलेगा आईसीआईसीआई बैंक के नंबर्स के बाद। और लेकिन आउट परफॉर्मेंस तो क्लियर है बैंक निफ्टी की। और मेरे ख्याल से अभी अगले 2-3 महीने ये ट्रेड शायद रहेगा कि निफ्टी आईटी वीक रहे और बैंक निफ्टी स्ट्रांग रहे। उसके बाद शायद रिवर्सल आएगा, लेकिन उसको हम फिर बाद में एड्रेस करेंगे। जी हाँ, तो ये फिलहाल इनफैक्ट इंडेक्स की स्ट्रैटेजी आपके लिए। लेकिन आज देखिए इस क्लोजिंग आवर में जो हम जुड़ रहे हैं, किन किन स्टॉक्स का साथ है और किन किन स्टॉक्स का साथ नहीं है। ट्रेंडिंग काउंटर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। तो आज क्लियरली स्क्रीन पर टेक और टेक ही है जहां पर बिकवाली का दबाव देखने को मिला। आप कह सकते हैं टेक्नोलॉजी स्टॉक्स ने आज दरअसल मूड पूरी तरह से खराब किया है। तो ट्रेंडिंग काउंटर्स में लूजर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। अनडाउटेडली यहाँ पर इन्फोसिस पहले पायदान पर है, 10% नीचे डे लो के आसपास ही ट्रेड करता हुआ। फिर टेक महिंद्रा, और टेक महिंद्रा पर यही हुआ है कि सिटी ने इनफैक्ट इन्फोसिस की कमेंट्री सुनकर 1100 का जो टारगेट था घटाकर 955 किया, सेल कॉल दे दिया। इस पर आगे डिटेल में बातचीत करेंगे। अगली जो कंपनी जिसके नतीजे आएंगे वो है एचसीएल टेक, 2.5% नीचे। विप्रो जैसे बिग बॉय में भी हमने देखा है करीब 2% का नुकसान। और यही दरअसल फियर आपको दिख रहा है मिड कैप आईटी कंपनियों में। एल&टी टेक सर्विसेज 3.5% नीचे, एलटीआई माइंट्री 7% टूट गया है, परसिस्टेंट में 4% का नुकसान। तो इन्फो एज जहां पर इनका भी करीब 30% हिस्सा आईटी से आता है, वहां पर भी 3.5% तक का दबाव बनता दिखाई दे रहा है। लेकिन तेजी के कुछ अंश है और सहारा मिला है एफएमसीजी कंपनियों की तरफ से। एक तो नेस्ले 4.5% ऊपर, दूसरा आईटीसी 400 के ऊपर 401 के लेवल्स पर ट्रेड करता हुआ न्यू हाईस पर। पावर ग्रिड में खरीदारी और सीमेंट कंपनियों में ग्रेसिम में खरीदारी देखने को मिली, करीब 1.5% तक का इजाफा यहां बनता दिखाई दिया। मिड कैप में भी आपको दिखाई देगा कि कुछ अंश ऐसे सीमेंट के देखने को मिल रहे हैं। इंडिया सीमेंट हो, रैमको, इनमें खरीदारी। आरबीएल बैंक में आज एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक है और एबी कैपिटल भी हम देख रहे हैं 3-3.25% ऊपर। तो ये कुछ काउंटर्स है जहां पर तेजी और मंदी की पोजीशंस आज बनती हुई दिखाई दे रही है और इन्हीं के आसपास ज्यादातर चर्चा मार्केट में हो भी रही है। तो चलिए हमारे जानकारों को जोड़ना अब शुरू करते हैं। वो बताएंगे आपको कि आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए। शरद अवस्थी से लेंगे आज का फंडामेंटल पर्सपेक्टिव। हमारे टेक्निकल पैनल में प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, राजेश सातपुते, शिल्पा राउत और विकास सालुंखे भाग लेंगे। 2:20 पर टेक्नोलॉजी कंपनियों में जो आज हाहाकार मचा हुआ है, इसमें क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के अपूर्व प्रसाद हमारे साथ जुड़ेंगे। 2:30 बजे आईटीसी जो आज परफॉर्म कर रहा है उसकी बातचीत होगी। तेजी की क्या वजह है, आगे का आउटलुक क्या है, इस पर भी बात होगी सुमित से। 2:40 पर हर रोज की तरह 4 का चौका, सस्ता ऑप्शन शिल्पा से लेंगे। मानस बताएंगे एफएनओ का सुपरस्टार, विकास सालुंखे देंगे चार्ट का चमत्कार, तो मिड कैप फंडा लेंगे शरद अवस्थी से। 2:50 पर आज बिग मार्केट वॉइस में हमारे साथ होंगे क्वेस्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर अनिरुद्ध सरकार। और 3 बजे ऑफकोर्स डीलिंग रूम का जायजा भी लिया जाएगा। बीटीएसटी एसटीबीटी के ट्रेड्स भी आपके सामने करेंगे पेश। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, अब हमारे एक्सपर्ट्स को जोड़ना शुरू करते हैं अब और कॉल्स लेते हैं। गाबा सर, गुड आफ्टरनून। बताइए क्या ट्रेड लेंगे इस समय, बाय या सेल? गुड आफ्टरनून टू यू। वेल, लूंगा ही लॉन्ग और वो भी होगा फाइनेंशियल सेक्टर से। स्टॉक जो पसंद है इस वक्त मुझे एल&टी फाइनेंस।
इसका बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, एक ब्रेकआउट मिला है आज, एक रिवर्सल पैटर्न है, ट्रेड करा है 88.70 पर, मुझे लगता है 91 92 की तरफ जा रहा है एल&टी फाइनेंस, लेना चाहिए, स्टॉप होगा 88 का, टाइट स्टॉप है, उतना ही जरूरी है बस एल&टी फाइनेंस। ओके, तो ये फिलहाल एल&टी फाइनेंशियल होल्डिंग्स पर एक व्यू 90 की तरफ बढ़ रहा है। गावा साहब का ट्रेड मानस आफ्टरनून, बताइए आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून हर्षिता जी। तो देखिए, खरीदारी करेंगे बैंकिंग स्पेस में और सिटी यूनियन बैंक की मैं बात कर रहा हूँ, जहां पर काफी बड़ा अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिला, लेकिन अब कहीं ना कहीं स्टॉक ने बॉटम बना लिया है। हायर टॉप हायर बॉटम का कंफर्मेशन दिया है, 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सिटी यूनियन बैंक निकला है। आई थिंक करंट लेवल्स पे यहाँ पर खरीदारी करनी है। स्टॉप लॉसेस 126 रुपए 50 पैसे के रहेंगे और टारगेट 134 के रहेंगे। ये दोनों ही कैश लेवल्स हैं। 130 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं, 3 रुपए का ट्रेड हो रहा है। 1 रुपए 90 पैसे के स्टॉप लॉस से आप इस कॉल ऑप्शन में खरीदारी कर सकते हैं 5 रुपए के टारगेट के लिए। ओके, सिटी यूनियन बैंक यहाँ पर बाइंग इस समय, और काफ़ी टाइम के बाद बैंकिंग में इस बैंक में इंटरेस्ट, ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप भी शानदार है इसमें। 130 की कॉल आपको लेनी है यहाँ पर, ये मानस की कॉल। राजेश जी, गुड आफ्टरनून, आप क्या ट्रेड लेंगे सर? गुड आफ्टरनून जी। अनुज जी देखिए, एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। अनुज जी देखिए, जो नजर है वो पीएसयू बैंकिंग पे है। लुक एट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक एंड बैंक ऑफ बड़ौदा। मुझे लगता है कहीं ना कहीं यहाँ पे ट्रैक्शन है, और वो जो कंसोलिडेशन हम देख रहे थे, इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स को ये जो रिस्पेक्ट कर रहे थे, उसके बाद का मूव शुरू हुआ है। तो मुझे अगर एक चुनना है, देन आई वुड लाइक टू गो लॉन्ग इन कैनरा बैंक। कैनरा बैंक में देखिए, अगर आप डेली चार्ट देखें तो करीबन पिछले 10 दिनों का हाई इसने निकाला है, विद राइज इन वॉल्यूम एंड गेन इन ओपन इंटरेस्ट। और ये जो लॉन्ग बने हैं, मेरे हिसाब से इसका टारगेट होना चाहिए 310 का। सो एट अ लेवल ऑफ 297 इट्स अ बाय इन कैनरा बैंक। आपका स्टॉप लॉस होगा 292 का। 310 के लिए एक मौका कैनरा बैंक में तेजी करने का। शिल्पा आफ्टरनून, आपने क्या पिक किया है? जी गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा भी बैंकिंग स्पेस पे ही रहेगा भी ध्यान। मैं लॉन्ग एसबीआई में जाना चाहूँगी। एसबीआई अगर आप देखेंगे काफ़ी दिनों के बाद 540 ब्रीच करके इसको होल्ड भी कर रहा है, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस आपको 537 का लगाना है एंड टारगेट्स ऑफ 565 फ्रॉम हियर। ओके, एसबीआई में इस समय आपको बाय ट्रेड लेना है, तो ये इस समय की ट्रेड तो एल&टी फाइनेंस होल्डिंग्स, सिटी यूनियन बैंक, कैनरा बैंक और एसबीआई, यहाँ पर आपको ट्रेड्स में लिए हैं इस समय। सारी की सारी बैंक्स या फाइनेंशियल्स में। ये आपको बता रहा आज का मूड क्या है मार्केट का। चलिए अब शरद अवस्थी को भी जोड़ लेते हैं। शरद जी, गुड आफ्टरनून। पहला सवाल ऑब्वियसली, इन्फोसिस में आप क्या करें? इस डिक्लाइन में आप बाय करेंगे या फिर अभी अवॉइड किया जाए, और आपकी खुद की स्टॉक पिक क्या होगी? जी बिल्कुल, मेरे हिसाब से ये डिप को यूज करना चाहिए पूरे सेक्टर में पोजीशंस बनाने के लिए। जिस तरीके की अनसर्टेनिटी ये क्वार्टरली नंबर्स के बाद आई है, मुझे लगता है ये बाजार थोड़ा सा ज्यादा रीड कर रहा है निगेटिव साइड पे। अब ग्रेजुअली यहाँ से जो फोकस है वो ग्रेजुअली आपको यूएस में भी जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट रिवर्सल होता है, तो वहाँ पे भी जो बीएफएसआई सेगमेंट में स्लो डाउन है वो भी कम हो जाना चाहिए और वापस नॉर्मल सी आ जानी चाहिए। और मुझे लगता है पोस्ट कोविड जो आईटी अडॉप्शन है वो मझले और छोटे कंपनीज में बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और इन्फोसिस का अगर आप देखें तो शायद +10 मिलियन वाले जो ऑर्डर्स हैं वहाँ पे उनका कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा है, जो मेरे हिसाब से मझले साइज की ऑर्गेनाइजेशन से मिलता होगा। तो वो मुझे लगता है वहाँ पे डिसेंट ग्रोथ रहना चाहिए। टीसीएस वगैरह में ये इवनली स्प्रेड है, बट ये वैल्यूएशन पे मुझे लगता है मैं इन्फोसिस पे बेट करूंगा। मैं इस प्रोबेबिलिटी पे बेट कर रहा हूँ कि आने वाले समय में आपको कंसल्टेंसी बिजनेस से जो कि कर मिलेगा वो एक एडेड एडवांटेज है। 5G के साथ और ट्रांसफॉर्मेशन के साथ बहुत सारे यूजर केसेस निकल के आएंगे, तो मुझे लगता है अगर आप 2 साल का नजरिया रखते हैं तो 15% की ग्रोथ रेट आसानी से आनी चाहिए। और इन्फोसिस में अभी भी 1800 साढ़े 1800 के लक्ष्य के हिसाब से होल्ड करूंगा। और जो स्टॉक मैं आज रिकमेंड कर रहा हूँ वो है LTI माइंट्री। मेरा ये मानना है कि ये मर्ज्ड एंटिटी में बहुत बड़ा स्कोप है, क्योंकि 100 बिलियन से ज्यादा जहां इन्फोसिस और टीसीएस में जो बड़े ऑर्डर्स हैं वो लगभग 20-25% कंट्रीब्यूट करते हैं, LTIM के पास सिर्फ 2 ही क्लाइंट्स, 2 ही ऑर्डर्स हैं उस लीग में। वहां पे काफी बढ़िया ग्रोथ आनी चाहिए। जैसा कि अभी हमने बोला कि बीएफएसआई सेगमेंट वगैरह में इंप्रूवमेंट आएगा, तो उसका फायदा भी इनको मिलना चाहिए। मर्ज्ड एंटिटी में ओवरलैपिंग बिजनेस बहुत कम है, तो मुझे लगता है उसका बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा। और ग्रुप को जो हेड कर रहे हैं वो ऑलरेडी एक डिफिकल्ट सेमी सॉर्ट ऑफ M&A अग्रेसिव टेक ओवर के हैंडल किए हुए आदमी है, जिन्होंने माइंट्री वाला LNT का एक्विजिशन हैंडल किया।
तो मुझे लगता है एलटीआई माइंट्री का एम&ए भी काफी स्मूथ जाना चाहिए, ओवरलैपिंग बिजनेसेस कम है और आने वाले समय में जैसे जैसे बड़ी टेलविंड्स कंपनी क्रैक कर पाती है वैसे वैसे काफी इंप्रूवमेंट होना चाहिए। अट्रिशन का एक प्रॉब्लम था, मैन पावर अवेलेबिलिटी का प्रॉब्लम था, अब वो ग्रेजुअली कम हो गया है तो उसका फायदा इनको मिलना चाहिए। तो 16 से 20% की अर्निंग्स ग्रोथ आसानी से आनी चाहिए अगले 2 साल में। तो अगर FY25 के नंबर पे 25 पे भी ट्रेड करता है तो 5,200 5,300 के लक्ष्य के हिसाब से एलटीआई माइंट्री। LTI माइंट्री में आपको बाय करना और ओवरऑल भी व्यू है कि आईटी में इस डिक्लाइन में बाय किया जाए। इनफैक्ट एक काम कर लेते हैं क्योंकि आज बाजार में इन्फोसिस ने सबसे ज़्यादा दबाव बनाया है और रिजल्ट के बाद 12% तक ये स्टॉक फिसला है और ये 11 साल की सबसे बड़ी गिरावट है। इसका ऑब्वियसली एक इम्पैक्ट पूरे सेक्टर पर आपको देखने को मिला, हालांकि लोअर लेवल से TCS जैसे स्टॉक्स में रिकवरी ज़रूर है। लेकिन अब हमारे साथ इस बारे में बातचीत करने के लिए HDFC सिक्योरिटीज़ के इंस्टीट्यूशनल रिसर्च एनालिस्ट अपूर्व प्रसाद जुड़ गए हैं। अपूर्व, गुड आफ्टरनून। तो अब इन्फोसिस फाइनली 3 वैल्यूएशन पर आ गया, 19 टाइम्स। अगर करंट एस्टिमेट्स सही हैं तो अब आपका क्या व्यू है इस स्टॉक को लेकर? क्या मार्केट बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रहा है या फिर अभी भी ये स्टॉक और गिर सकता है यहाँ से? आपका हाउस व्यू क्या है इस समय? गुड आफ्टरनून अनुज। नहीं, हमने भी डाउनग्रेड तो किया है, वैसे कंस्ट्रक्टिव है अभी भी, बट 4 से 5% हमने अर्निंग्स काटा है और मल्टीपल उससे डाउनग्रेड हुआ है। तो डिसअपॉइंटमेंट नो डाउट, Q4 का परफॉर्मेंस डिसअपॉइंटमेंट रहा है, बट इसको एक्सट्रापोलेट नहीं करना चाहिए। आई थिंक यहाँ थोड़ा सा शिफ्ट ऑफ माइंडसेट हो गया है। तो जब पहले असेसमेंट होता था कि कितना आउट परफॉर्मेंस होगा गाइडेंस के कंपैरिजन में, अब ये इस बात पे डिबेट हो रही है कि मिड पॉइंट गाइडेंस का आएगा कि नहीं। तो मेरे ख्याल से मिड पॉइंट गाइडेंस का आना 4 to 7% थोड़ा सा वीकिश साइड में जरूर लग रहा है, बट इसका एक मेन रीजन है कि FY23 का एग्जिट रेट, तो थोड़ा सा अरिथमेटिक है इसमें। आपका CQGR जो Q1Q ग्रोथ रेट है वो प्रीटी मच जो लॉन्ग टर्म एवरेज है उसी हिसाब से है, इवन इन दिस 4 to 7% गाइडेंस। तो मिड पॉइंट अगर यहाँ पे अचीव करने का प्रोबेबिलिटी अभी भी रीजनेबल है। एट द सेम टाइम मेरे ख्याल से जो कंसर्न है कि मार्जिन स्ट्रक्चरली डिटेरेट हो जाएंगे बिकॉज गाइडेंस जो है 20 से 22 का दिया गया, मेरे ख्याल से वो कंसर्न इज ओवर डन। तो यहाँ पे अपसाइड स्कोप है। आप एक चीज नोटिस करिए कि इन्फोसिस नॉर्मली कभी भी बियॉन्ड द ईयर गाइडेंस का आउटलुक नहीं देता है। इस बार वो लोग ने इंडिकेशन दिया है कि यहाँ से मार्जिन ओवर मीडियम टर्म उन्हें इम्प्रूव करना है। सो आई थिंक दैट टेल्स यू अबाउट ऑपरेटिंग स्ट्रक्चर में अभी भी लिवर्स है इम्प्रूवमेंट की। वर्स्ट सर्टनली लुक्स टू बी बिहाइंड। मैक्रो कंसर्न्स जो है अभी यहाँ से होपफुली इम्प्रूव होंगे, बट इट शुड नॉट बी अ डिक्लाइनिंग क्वार्टर जिस तरह से Q4 रहा है। Q1 जो नॉर्मली स्ट्रॉन्ग रहता है मे नॉट बी एज स्ट्रॉन्ग एज व्हाट इट हैज बीन, सो थोड़ा सा म्यूटेड साइड पे रहेगा। बट आई थिंक बिग पार्ट ऑफ द ग्रोथ इज बेस्ड ऑन की मिड पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर एंड टुवर्ड्स द एंड उसको थोड़ा सा हैवी लिफ्टिंग करना होगा। बट आई थिंक ये करेक्शन के बाद सर्टनली ऐड का तो रिकमेंडेशन बनता है। तो हमने डाउनग्रेड तो जरूर किया है, बट एट दीज वैल्यूएशन लाइक यू सेड it's in teens now, so it is come below the long term averages also. मेरे ख्याल से while the numbers are not sacrosanct, but I think risk reward यहाँ से certainly favorable है। अपूर्व, जो आप Q1 का मेंशन कर रहे थे, अब कंपनी नॉर्मली जो एक थोड़ा सा इंडिकेशन देती है कि Q1 में क्या होगा, वेजेस को लेकर उन्होंने कोई कमिटमेंट नहीं की है, ना ही कोई हायरिंग को लेकर कमिटमेंट की है। साथ ही साथ कंपनी ने ये मेंशन किया था जो डील विन आई है नियरली एट $2.1 billion, it's okay compared to what perhaps TCS has enjoyed in the last quarter. अगर यही सेंटिमेंट थोड़ा सा और ड्रैग हो जाता है तो फर्स्ट हाफ तो गया कंपनी के लिए, वहां पर एक्सपेक्टेशन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जी, तो जो डील्स जो है, एक तो बात यह है कि इन्फोसिस के केस में Q1 और Q2 नॉर्मली स्ट्रॉन्गर क्वार्टर्स होते हैं फ्रॉम अ डील पॉइंट ऑल्सो। तो आप अगर देखेंगे कि जितने भी लार्ज डील्स हुए, या फिर वो अगर डेमलर का बात करें या वैनगार्ड वाला डील, ये सारे Q1 Q2 में अनाउंस होते हैं। टिपिकली उनका जो सीजनैलिटी होता है लार्ज और मेगा डील्स का, वो Q1 Q2 में आता है। एट द सेम टाइम उनका जो कमेंट्री है वो भी है कि पाइपलाइन में अभी भी मेगा डील्स है। सो अज्यूमिंग सम ऑफ दैट कन्वर्ट्स, Q3 एंड Q4 कैन बी बेटर देन नॉर्मल जो सीजनल वीकनेस होता है, उसकी पॉसिबिलिटी है। सो आई वुड नॉट से कि दैट इज सर्टनली नॉट द केस। कंपैरिजन में जरूर ये थोड़ा सा वीक लगता है, बट इट्स नॉट एग्जैक्टली लाइक टू लाइक कंपेरेबल, बिकॉज TCS के जो डील्स होते हैं वो टोटल TCV देते हैं,
एक्सेंचर जो है वो भी अपना टोटल लेता है। इन्फोसिस जो डील्स रिपोर्ट करता है वो सिर्फ लार्ज डील है जो 50 मिलियन के प्लस टीसीवी वाले होते हैं। तो इट्स नॉट एग्जैक्टली लाइक टू लाइक, आई एग्री दैट इसमें वीकनेस है, बट जो आस्क रेट है हमारे हिसाब से कि अगर वो 2 बिलियन का नेट न्यू डील्स अगर अगले 2 क्वार्टर में इफ दे एंड अप विनिंग, देन मिड पॉइंट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम फॉर इन्फोसिस। ओके, अपूर्व, एक और चीज़, अब ऑब्वियसली इन्फोसिस क्योंकि एक बेलवेदर है और काफ़ी वास्टली हेल्ड शेयर है, सबसे ज़्यादा एफआई होल्डिंग, सबसे ज़्यादा म्यूचुअल फंड होल्डिंग, सबसे ज़्यादा कवरेज इन्फोसिस पर ही है, और एक थोड़ा शायद कंसेंसस बाय भी था यहाँ पर। क्या सिर्फ इसकी वजह से हो सकता है कि ये स्टॉक अब काफ़ी अंडर परफॉर्म करे कंपेयर टू टीसीएस, और थोड़ा पैसा यहाँ से निकल कर टीसीएस में जाए जो सेक्टोरल फंड्स हैं एटलीस्ट उनके लिए? पॉसिबल है अनुज, इट्स नॉट रूल्ड आउट, बिकॉज आप देखेंगे कि एक फैक्टर जो 2-3 फैक्टर्स जो थे वो रिलेटिव बेसिस में भी इवैल्यूएशन होता था कि फॉर एग्जांपल इन्फोसिस का ग्रोथ प्रीमियम वर्सेस टीसीएस क्या रहेगा, या मार्जिन डिफरेंशियल जो दोनों में वो एक्सपैंड हो रहा है कि वो कम होते जा रहा है। तो आप देखेंगे कि अगर मिड पॉइंट भी गाइडेंस अगर होता है तो इन्फोसिस आफ्टर सम टाइम विल स्लिप इनटू ग्रोथ डिस्काउंट वर्सेस टीसीएस, जो काफी समय बाद हो रहा है। सो गोइंग बाय दैट एंड गोइंग बाय दोनों कंपनी का जो मार्जिन डिफरेंशियल है जो स्लाइटली एक्सपैंड हो रहा है, एक ये केस तो बनाया जा सकता है कि जो वैल्यूएशन डिस्काउंट है वो शायद हायर साइड में रहेगा इन्फोसिस वर्सेस टीसीएस। हैविंग सेड दैट, इवन गेटिंग इन बिफोर द रिजल्ट वैल्यूएशन हैड एक्सपेंडेड, तो जो लॉन्ग टर्म एवरेज जितना डिस्काउंट इन्फोसिस चला है टीसीएस के वैल्यूएशन उससे थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया था, तो मेरे ख्याल से वो जो है लॉन्ग टर्म एवरेज में थोड़ा ज़्यादा ही रहेगा। तो वैल्यूएशन विल सर्टनली रिफ्लेक्ट व्हाट यू आर सेइंग, बट एट द सेम टाइम कंसर्न्स जो है थोड़े से ब्रॉड बेस्ड भी ज़्यादा है। अगर आप देखें टीसीएस की कमेंट्री वाज मोर स्पेसिफिक टू बीएफएसआई एंड इट वाज मोर अ मार्च phenomenon. In Infosys the commentary is slightly more broad based. So purely commentary wise it will be more concerning, and therefore I think it is fair to assume that some of it may flow through into TCS. अपूर्व, मैं अब बाकी स्टॉक्स स्पेशली जो टियर 2 कंपनी है उस पर आपकी राय लेना चाहूंगी, क्योंकि टियर 1 की कंपैरिजन में टियर 2 वाज वैल्यूएशन में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे। इन स्टॉक्स में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली एंड ओवरऑल रिटर्न्स भी इन कंपनियों के इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स भी बेहतर रहे हैं। ये जो चिंता जाहिर की है स्पेशली अक्रॉस सेक्टर्स जिसमें टेलीकॉम, हाईटेक, रिटेल एंड बीएफएसआई का जिक्र किया था सलिल पारेख ने, इसका इम्पैक्ट दूसरी कंपनियों पर कितना गहरा पड़ेगा? आज हमने देखा इस सिटी ने कैसे सेल कॉल दिया क्योंकि टेलीकॉम वर्टिकल दोनों इन्फी और टीसीएस के लिए पोर परफॉर्मेंस था, तो टेक महिंद्रा पर इसकी आंच आएगी डेफिनेटली। एलटीआई माइंट्री जैसे स्टॉक्स में खासा करेक्शन है, बाकी काउंटर्स में गिरावट देखने को मिल रही है। आप अपना स्टांस बाकी आईटी कंपनियों पर क्या रखेंगे इस समय? तो हमारा स्टांस थोड़ा सा सिलेक्टिव है। जो कुछ मिड कैप कंपनीज अभी भी है जिनमें ग्रोथ प्रीमियम अभी भी अच्छे खासी रहेगी। तो फॉर एग्जांपल एक परसिस्टेंट सिस्टम्स हो गया, इसमें काफ़ी सारे कंपनी रिलेटेड स्पेसिफिक ड्राइवर्स है जिसकी वजह से जो ग्रोथ रेट है अभी भी अच्छा खासा प्रीमियम रहेगा, उसमें मार्जिन एक्सपेंशन का भी स्कोप है। सो परसिस्टेंट एक स्टॉक है मिड कैप आईटी में से जो हमने रेकमेंड किया हमारे प्रेफरेंस पिक में है। तो दूसरा जो है ये सोनाटा सॉफ्टवेयर, ये भी और एक स्मॉल कैप नेम में से जो हमारा प्रेफरेंस है। तो काफ़ी सारे कंपनी स्पेसिफिक फैक्टर्स है, इंडस्ट्री रिलेटेड फैक्टर्स के इम्पैक्ट हो गए। बीएफएसआई हैवी जैसे एम्फेसिस एक हो गया, उस पर थोड़ा सा ज़्यादा इम्पैक्ट है बिकॉज उनका मॉर्गेज एक्सपोजर ऑन द हायर साइड है। तो क्लाइंट स्पेसिफिक एंड पोर्टफोलियो रिलेटेड इम्पैक्ट कैन हैव अ बेयरिंग। जैसे टेक महिंद्रा के केस में कम्युनिकेशन वर्टिकल इज हायर इंडेक्स, और आप देखिए टीसीएस और इन्फोसिस का दोनों कमेंट्री थोड़ा सा कम्युनिकेशन में रिलेटिवली विकर लाए। तो क्या है कि काफ़ी सारे जो बड़े क्लाइंट्स हैं दे ऑपरेट इन अ मल्टी वेंडर एनवायरनमेंट। सो अगर कॉस्ट कंप्रेशन होता है इट विल शो अक्रॉस डिफरेंट वेंडर्स। तो पॉसिबल विद सम ऑफ द बिगर क्लाइंट्स इट कैन कम ऑफ, बट मिड टियर कंपनी काफ़ी हद तक अगर आप देखें ऑलरेडी दे वर कम्पीटिंग विद मेनी टियर 1 कंपनीज एंड दे वर विनिंग अ लॉट मोर डील्स। So take for example in LTI Mindtree, which you cannot call a mid-tier company now, tier 1 के करीब ज़्यादा है, but almost 60-70% of the deal wins that they were doing is against tier 1 companies. तो ये ट्रेंड काफ़ी दूसरे mid-tier कंपनी में देखते को मिल रहा है कि आपका एक तो डेप्थ ऑफ सर्विसेज जो है that is improved. So a mid-cap IT company today versus mid-cap IT company 10 years back is very different. The competition set is different. So I think competitive advantage अभी काफ़ी बढ़ गई है। तो
जो ग्रोथ प्रीमियम रहेगी मिड कैप आईटी की, वो मेरे ख्याल से कंटिन्यू होनी चाहिए। तो उसमें से जो प्रेफरेंस है जो मैंने आपको बताया, परसिस्टेंट सिस्टम्स कैन बी एट द टॉप। ओके अपूर्व, शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ और अपना टाइम देने के लिए हमें आज। काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन ये, और इन्फोसिस में अभी थोड़ी दिक्कत है ऑब्वियसली, लेकिन हर्षिता इन्फोसिस के साथ एक चीज़ जो अच्छी होती है कि वो हमेशा अंडर प्रॉमिस करके ओवर डिलीवरी में यकीन रखते हैं, और मुझे लग रहा है कि मार्केट कुछ हद तक इस चीज़ को मानेगा। आज का लो अप ट्रैक करें यहाँ से थोड़ा। इन्फोसिस के साथ एक प्रॉब्लम होती है कि नॉर्मली एक बार क्वार्टर उसके नंबर आते हैं, उसके बाद जो उसका ट्रेंड बनता है वो पूरे क्वार्टर तक चलता है, उसके बाद उसमें थोड़ी सी हरकत आती है। लेकिन ये अगर किसी कारण से इन्फोसिस यहाँ से और गिर जाए, मान लीजिए ट्रिपल डिजिट में आ जाए किसी भी कारण से, अगर और पैनिक आए आईटी में, तो मेरे ख्याल से एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी आपके लिए, क्योंकि इन्फोसिस को लेने का समय तभी होता है जब इस तरीके के क्राइसिस आते हैं। लास्ट क्राइसिस इन्फोसिस का आया था जब वो विसल ब्लोअर की रिपोर्ट आई थी, 555 रुपये के करीब स्टॉक तब गिरा था, और उसके बाद एक बड़ी रैली आई, फिर कोविड के टाइम पे स्टॉक गिरा था, फिर वहाँ से 3 गुना ये स्टॉक हुआ, और लगातार पिछले 20 साल का इसका एक ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो एक कई बार हुआ है इससे, मतलब 20-25% करेक्शन कई बार देखी है। और 2004 का टाइम अगर आपको याद हो, जब पहली बार इन्फोसिस ने गाइडेंस कट की थी, एनुअल गाइडेंस, तब तो मेरे ख्याल से स्टॉक अपने पीक से 40% गिरा था। और उसके बाद 2016 में तो गिरा था, 2004 में भी गिरा था जब हमने अपने करियर की स्टार्ट ही की थी करीब, तब भी स्टॉक काफ़ी गिरा था। और इसकी वजह से एक और चीज़, आज मिड कैप आईटी में जो बड़ी गिरावट आई है, मुझे लग रहा है उसमें आपको ना अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। जैसे अब मैं एक ये नहीं कह रहा हूँ कि आप खरीद लीजिए, जैसे परसिस्टेंट है फॉर एग्जांपल, 2 क्वार्टर के नंबर बहुत अच्छे रहे थे और आज परसिस्टेंट भी इन लाइन गिर गया। कोफोज है, 2 क्वार्टर के नंबर काफ़ी अच्छे रहे थे, और मुझे हैरानी नहीं है कि ये स्टॉक्स जो हैं अब लोअर लेवल से रिकवरी दिखा रहे हैं, बोथ कोफोज और परसिस्टेंट, क्योंकि ये भी 10-10% नीचे थे सुबह, अब सिर्फ 4-4.5% नीचे रह गए हैं। तो मिड कैप आईटी में कुछ कंपनियां फिर भी अपने नीश ढूंढ लेंगी। इन्फोसिस जैसी बड़ी कंपनी के साथ प्रॉब्लम ये होगी कि बेस इतना बड़ा होता है कि उसमें अगर प्रॉब्लम आती है तो उसमें से निकलने में थोड़ा सा टाइम लगता ही है आपको बेसिक। जी हाँ, तो पेन तो डेफिनेटली है, वो पेन कितने समय तक टिके रहेगा उसी पर वो चर्चा हो रही थी। चलिए अब बाकी मार्केट की बात कर ले तो निफ्टी बैंक आज का आउट परफॉर्मर यही है, 116 अंकों की बढ़त पर इस समय वो इंडेक्स ट्रेड करता हुआ 42-247 के लेवल्स आ गए हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पिछले 10 मिनटों में जब हम टेक्नोलॉजी डिस्कस कर रहे थे, यहाँ पर थोड़ी सी खरीदारी बढ़ी है। इंडसइंड बैंक में भी ठीक वही देखने को मिल रहा है, और बाकी ऑफकोर्स एक्सिस, आईसीआईसीआई जैसे स्टॉक्स तो हैं ही। मानस, एक तो एसबीआई पर व्यू दीजिए, 543 के लेवल्स पर नियरली 2% ऊपर। जितने पीएसयू बैंक्स हैं वो चार्ट पे बेहतर लग रहे हैं, और उन्हीं में से एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी है जहां पर 50 मूविंग एवरेज ऑलरेडी ब्रीच हो चुके हैं, 200 मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है। आई थिंक इंटरडे सेशन में आई थिंक वो भी ब्रीच हो गया है, उसके ऊपर इस टाइम ट्रेड कर रहा है। तो बिल्कुल आप उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ से करीब 560 रुपए तक की रैली देखने को मिल सकती है। तो अभी भी खरीदारी करने की राय रहेगी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। अगर करंट लेवल्स पे कोई खरीदारी कर रहा है तो 534 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है और 560 रुपए के टारगेट सेट करना है। ओके, देखिए आज एक स्टॉक जिसने क्लियरली एक मोमेंटम ज़बरदस्त पकड़ा है वो है कोटक महिंद्रा बैंक। और इनफैक्ट अगर आप बैंक निफ्टी का कंट्रीब्यूशन देखेंगे तो कोटक महिंद्रा बैंक काफ़ी, मुझे लग रहा है बहुत टाइम के बाद ये जो स्टॉक है ये अब 1900 क्रॉस कर रहा है, 1900 के ऊपर इस समय। लास्ट टाइम ये जब 1900 के ऊपर था तब ये था दिसंबर 2022 में। उसके बाद लगातार डिक्लाइन आई थी इस स्टॉक में, 1650 तक ये स्टॉक फिसला था। 1650 इस स्टॉक ने लगातार 3 बार डिफेंड किया है। ऊपरी लेवल पर जो स्टॉक जाकर अटकता है वो है करीब 1950। 3 बार ये स्टॉक 1950 के लेवल पर अटका है 2022 में। 27 मई 2022 को 1946, 15 सितंबर 2022 को 2934 और 18 नवंबर 2022 को 1959। ये 3 बार 1950 के करीब जाकर ये स्टॉक अटका है। 52 वीक हाई भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, और वो ऑब्वियसली इंट्राडे में है। तो क्लियरली लोअर लेवल पर लेकिन 1650, ऊपरी लेवल पर 1950, ये इसकी एक रेंज रही है। लोअर लेवल डिफेंड किया, अब हायर लेवल पर आ रहा है। देखते हैं इस बार ये इसको क्रॉस करेगा या नहीं करेगा। गाबा सर, या एक काम करते हैं, पहले फंडामेंटल व्यू ले लेते हैं, टेक्निकल व्यू उसके बाद लेंगे। शरद जी से एक फंडामेंटल व्यू ले लेते हैं कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर। शरद जी, ऑब्वियसली इसका ट्रिगर आया जब वो MSCI का फैक्टर आया कि क्लियरली अब वहाँ पर हेडरूम बन गया है, वहाँ से एक रिकवरी आई, लेकिन कंटिन्यू कर रही है ये स्टॉक में इस समय रैली। आपका क्या व्यू होगा कोटक महिंद्रा बैंक को लेकर? कंपैरेटिवली पूरे बैंकिंग स्पेस में वन ऑफ द बेटर बैंक्स है, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के अंदर में भी।
लगातार नंबर्स वगैरह में इंप्रूवमेंट हमने देखी है पहले भी, और आने वाले समय में भी हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि 16-17% जैसी टॉप लाइन ग्रोथ और 15-16% जैसी बॉटम लाइन ग्रोथ बैंक आसानी से क्लॉक करेगा। तो 3-3.5 टाइम प्राइस टू बुक पे ट्रेड करता है, तो मुझे लगता है 2250 के लक्ष्य के हिसाब से पॉसिबल है कोटक महिंद्रा बैंक। ओके गाबा सर, टेक्निकली आपका व्यू कोटक पर? वेल टेक्निकली ऐसा लगता है कि जो गैप अप हुआ है 4 दिन पहले और वो मेंटेन किया, वो फिल नहीं हुआ है, साइन ऑफ स्ट्रेंथ 1850 1825 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। मुझे लगता है तो नेक्स्ट टेक्निकल टारगेट है 1950 के, वहां पर थोड़ा रेसिस्टेंस है। इसका मतलब ये नहीं कि पार नहीं कर पाएगा, वो रेसिस्टेंस है, वो पार भी कर सकता है। मेरे ख्याल से लॉन्ग होना चाहिए कोटक महिंद्रा बैंक पर। स्टॉप 1825 के नीचे होना जरूरी है, जो लगता है मुझे ब्रीच नहीं होगा। तो यस, कोटक महिंद्रा बाय। तो कोटक में डेफिनेटली एक बाय रिकमेंडेशन आता हुआ 1.5% ऊपर 1900 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। अच्छा, एक और पॉकेट ऑफ स्ट्रेंथ सीमेंट कंपनियां रेडार पर लाइएगा। ग्रासिम चल रहा है आज, इंडिया रैमको जैसे काउंटर्स में भी खरीदारी बनती हुई और करीब 2-2.5% तक के गेंस देखने को मिले हैं। इस पॉकेट को भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमारे साथ विकास आलोंके जुड़ गए। विकास, आफ्टरनून, पहले अपना ट्रेड दें। गुड आफ्टरनून हर्षद जी। देखो, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लग रहा है। जिस हिसाब से हमने देखा है कि लास्ट 2 वीक में एक अपसाइड में एक रेजिस्टेंस फेस होते देखने मिल रहा था 445 का, और उसके ऊपर आज क्लोज हो रहा है और उसके ऊपर सस्टेन भी हो रहा है। तो आईसीआईसीआई प्रो यहाँ पे बाय करना है, 471 के टारगेट ऊपर में आते हुए देखने मिलेंगे। जिस हिसाब से इसमें एक रिट्रेसमेंट लेवल हमने देखी थी वीकली चार्ट पे, वहां पे एक अच्छा खासा एक ब्रेकआउट पॉइंट भी यहाँ पे देखने मिल रहा है। तो मुझे लगता है एक अच्छा पोटेंशियल है ऊपर की तरफ में। नीचे में जो स्टॉप लॉस देखने मिलेगा 441 के आसपास का देखने मिल सकता है। तो अभी के लिए, और मुझे लगता है 1 से 2 दिन के ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल अच्छा लगा। आईसीआईसीआई प्रू में एक अच्छी तेजी का मौका बन रहा है। सीमेंट कंपनियों में राजेश, अल्ट्राटेक जैसे ट्रेड्स आप काफी समय से ट्रैक करते आए हैं, लेकिन आज का मूव जो ग्रासिम में देखने को मिला है एंड स्पेशली जो इंडिया सीमेंट दिखा रहा है, वो आपके लिए क्या किस पॉइंट पर आ खड़ा है? क्या आपको लग रहा है एक अपॉर्चुनिटी है और तेजी की? हर्षद जी, देखिए अल्ट्राटेक ग्रासिम में तो लीड कर रहा है, लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा इंडिया सीमेंट। देखिए, अगर आपको पोजिशनली कुछ लेना है यानी लेके थोड़ा रखना है, तो आई थिंक इंडिया सीमेंट लुक्स बेटर टू मी। मेरे हिसाब से ये 190 के ऊपर इसमें एक बाय बनता है, जिसका टारगेट अगर आप थोड़ा इसे वक्त दे तो 210 का बनेगा। लेकिन अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से ट्रेड लेना है तो 200 का पहला पड़ाव होगा। सो एट ए लेवल ऑफ 192 इट्स अ बाय इन इंडिया सीमेंट। आपका स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना है वो रहेगा 187 का। Adding to that, since we are talking about cement sector, हर्षदा जी, अगर आप एसीसी और अंबुजा का चार्ट भी देखें तो मुझे लगता है कि अंबुजा का चार्ट थोड़ा यहाँ पे 1 नॉच बेटर है। हालांकि ये 390, 390, 395 पे कंसोलिडेट हो रहा है, लेकिन चार्ट देख के लगता है 415 to 420 ये जल्द हासिल करेगा। तो हमारी नजर अंबुजा पे है, 390 के ऊपर बाय बनेगा, 380 का स्टॉप लॉस। ओके, अंबुजा पर नजर है। वैसे आज एफएनओ का टॉप गेनर एक्चुअली है नेस्ले। बहुत टाइम के बाद एक कितना बड़ा मूव नेस्ले में, करीब 850 रुपये का मूव इस स्टॉक में, एक्चुअली 900 रुपये का मूव। ऑब्वियसली थोड़ा हाई टिकट स्टॉक है ये, 20,000 से ऊपर का, तो उसका भी इम्पैक्ट है। लेकिन 4-4.25% परसेंटेज वाइज भी टॉप गेनर है आज एफएनओ का, और सेकंड टॉप गेनर आरबीएल बैंक। लेकिन मानस, नेस्ले पर कोई व्यू, कोई ट्रेड बनता है यहाँ पर? देखिए, नेस्ले पे आज जिस तरह का मूव देखने को मिला है, आई थिंक ये कंटिन्यू हो सकता है अनुज जी, क्योंकि देखिए काफी समय के बाद ये फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है। हालांकि इंटरडे सेशन में एक बड़ी रैली देखने को मिली है, तो अगर किसी ने पोजीशन नहीं बनाई है तो अब मैं खरीदारी करने की राय नहीं देता। लेकिन अगर किसी के पास लॉन्ग पोजीशन है तो आप बने रह सकते हैं। 20,100 के स्टॉप लॉस से आप बने रहिए। ऊपर की तरफ 20,700 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। ओके, अच्छा, एक बार जरा मार्केट पर वापस नज़र रखते हैं। मिड कैप इंडेक्स अब इस समय हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द डे, लोअर लेवल से पूरी 1% की रिकवरी। निफ्टी एग्जैक्ट हाई और लो पॉइंट के बीच में दिन के, लेकिन मिड कैप इंडेक्स इस समय एक अच्छा खासा आपको मूव दिखाएगा, और अब एडवांस डिक्लाइन एडवांसेस के फेवर में आ गया फिर से। तो क्लियरली वो बता रहा है आपको कि ब्रॉडर मार्केट में भी ट्रैक्शन आपका जो है वो बाय साइड पर ही है। मतलब ये मार्केट में अगर वीकनेस होती तो इस तरीके का मिड कैप नहीं दिखता हमको। और एडवांस डिक्लाइन देखिए, फर्स्ट पूरे दिन रेड लाइन ऊपर थी, अब ग्रीन लाइन फाइनली क्रॉस कर रही है। ज़्यादा ग्रीन स्टॉक्स है कंपेयर टू रेड स्टॉक। कहते हैं ना कि दिल वैसे कह रहा है तेजी, लेकिन इन्फोसिस की वजह से वो टेक्निकल करेक्शन थोड़ा बहुत आ गया। अच्छा, क्योंकि हमने आईटी इतनी ज्यादा चर्चा की है, लेकिन आईटी के साथ आईटीसी देखिए, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा है जिस लेवल का इंतजार था
400 का वो आ चुका है। काफी दिनों के बाद हमने देखा इस तरह की रौनक स्टॉक में बनती दिखाई देगी। आज 1.1% ऊपर है, लेकिन अगर आप इसकी ट्रैजेक्टरी मैप करें पिछले कुछ सालों में तो आपको समझ में आएगा कि स्टॉक ने वाकई में किस तरह का हरकत, किस तरह के रिटर्न्स दिखाए हैं। पिछले एक महीने में 6.5% तक के रिटर्न्स इसके बनते हुए दिखाई दिए और 3 महीने तक अगर आप स्टॉक को होल्ड कर रहे हैं तो 20% आपके हाथ में है। तो सुमित ने इनफैक्ट इसी पर अपनी नजर डाली। सुमित, इंटरेस्टिंग मूव्स, 400 की हम काफी ज्यादा चर्चा करते थे और आज वो मकाम भी हासिल कर लिया है। ये बताइए कि किस वजह से इन लेवल्स पर ये स्टॉक बैठता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या वजह है कि आईटी की फिक्र आईटीसी के जरिए लोग भुला रहे हैं? तो आईटीसी आज जो नए रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा और एक शानदार जर्नी इसने दिखाई है। हालांकि जर्नी इतनी आसान नहीं थी, लेकिन फिर भी रिकॉर्ड स्तरों पर आईटीसी आज 400 रुपए पर शेयर के पार ये पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा। देश की दूसरी सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी, लेकिन अगर आप मार्केट कैप के लिहाज से देखेंगे तो 8वीं सबसे बड़ी कंपनी भारत की बनता हुआ दिखाई पड़ा। ऑलमोस्ट 5 लाख करोड़ की मार्केट कैप इसने आज हिट किया और जो 6 लाख करोड़ की टॉप मार्केट कैप है, यानी कि सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी की मार्केट कैप 6 लाख करोड़ है। रफ्तार 21% के आसपास की साल में ग्रोथ देखने को मिली। 1 साल में 48% और 3 साल में 112% के आसपास की जर्नी रही। लेकिन ये जर्नी के पीछे कुछ ट्रिगर जो बने वो बने इसके अच्छे वैल्यूएशन। 27 के मल्टीपल में इतनी बढ़िया तेजी के बाद भी ये शेयर कामकाज कर रहा है। सिगरेट बिजनेस में एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। एफएमसीजी बिजनेस के अंदर एक बढ़िया टर्न अराउंड या पिकअप आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। होटल बिजनेस बहुत स्ट्रांगली कम बैक करके गया, खासतौर से कोविड के बाद। और एक और इंटरेस्टिंग पार्ट की बजट के अंदर भी कोई खास बड़ा मूव सरकार ने नेगेटिव नहीं दिया, वो भी एक अच्छे ट्रेल विनिंग तौर पे इसमें काम किया। लेकिन इतना आसान नहीं था, जहां पर एक समय में एक कंसोलिडेशन के अंदर कामकाज कर रहा था और उस कंसोलिडेशन में 2016 से लेकर 2022 कुछ ही 2-4 रुपए के दाम के अंदर ही इसने एक पूरी जर्नी अपनी काट दी। कोरोना काल की एक बहुत बढ़िया तेजी को भी एक इनकैश नहीं कर पाया और बाजार में सबसे ज्यादा मीम, सबसे ज्यादा मजाक भी इसी स्टॉक का बना था। लेकिन उसके उलट पहले तो जर्नी 2016 में जहां 223 रुपए के आसपास जहां शेयर होता था, 2020-22 तक आते आते भी 230 के दाम पे ही रहा। तो इतनी बड़ी जर्नी से कंसोलिडेशन में निकाली। लेकिन अगर आप हिस्टोरिक जर्नी को देखेंगे तो 2016 से लेके 22 के बीच में पहले एचयूएल का रिटर्न 200% के आसपास का मूव दिया। लेकिन आईटीसी ने अपनी पूरी हिस्टोरिक जर्नी में करीब 10,000 रुपए का जो आईपीओ आया था 1975 में, वो आज रफली 14 करोड़ रुपए तक पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा, यानी कि ऑलमोस्ट 22% की सीएजीआर, जो कि निफ्टी को बीट करते हुए दिखाई पड़े। तो भले ही जर्नी एक कंसोलिडेशन के बाद चली है, थोड़ी स्लो थी, लेकिन क्या शानदार जर्नी और नए रिकॉर्ड स्तरों पर आईटीसी पहुंच गया। बिल्कुल सुमित, और एक बार इसको जरा एचयूएल से फिर कंपेयर कर लें बाकी पैरामीटर्स पर। अगर एचयूएल और आईटीसी का कंपैरिजन किया जाए तो दोनों में कोई खास बड़ा अंतर आपको नहीं दिखाई पड़ेगा। 6 लाख करोड़ की मार्केट कैप है एचयूएल में और 5 लाख करोड़ रुपए के आसपास की मार्केट कैप है आईटीसी में। अगर पिछले 10 साल की हिस्ट्री देखेंगे तो रेवेन्यू ग्रोथ 6% के आसपास रही एचयूएल की, आईटीसी करीब 9% के आसपास की रेवेन्यू ग्रोथ। प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ वाइज करीब 13% के आसपास की ग्रोथ रही एचयूएल में, 10% की प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ आईटीसी ने दिखाई। इसके अलावा स्टॉक वाइज करीब 18% की स्टॉक वाइज ग्रोथ रही पिछले 10 सालों में एचयूएल में और करीब 7 से 8% के आसपास की स्टॉक वाइज ग्रोथ देखने को मिली आईटीसी में। वैल्यूएशन वाइज एचयूएल जो करीब 61 के मल्टीपल पे भी कामकाज कर रहा है, आईटीसी इतनी बड़ी तेजी के बाद भी महज 27 के मल्टीपल पे कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो एक क्रॉस कंपैरिजन देश की 2 दिग्गज एफएमसीजी कंपनियों के बीच में। बिल्कुल, बस इसमें एक चीज़ अब आपको समझनी होगी कि क्यों ये डिफरेंशियल है और ये क्यों ये डिफरेंशियल रहेगा। आप ब्रिज हो सकता है भले, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप आईटीसी को भी एचयूएल की वैल्यूएशंस दे दें। उसके 2 कारण हैं। एक तो आईटीसी का ब्रेड एंड बटर बिजनेस जो है वो अभी भी एक सिगरेट बिजनेस है, जिसमें एक हो या ना हो 2 रिस्क रहते हैं, एक रेगुलेटरी रिस्क और एक ईएसजी का रिस्क। लीवर में वो रिस्क नहीं है। दूसरा, लीवर का जो मार्जिन प्रोफाइल है वो आईटीसी से काफ़ी बेटर है। वो जो मतलब आपको नंबर्स में भी दिख रहा है कि टॉप लाइन और बॉटम लाइन में जो फ़र्क है हिंदुस्तान यूनिलीवर और आईटीसी के। लेकिन आईटीसी क्या इस समय वही कर रहा है जो लीवर ने किया था 2003 से 2013 की अंडर परफॉर्मेंस के बाद, जब स्टॉक लगातार 150 से 300 रुपए के बीच में रहा एचयूएल, और उसके बाद सीधा 300 वाला स्टॉक 2500 पहुंच गया। क्या आईटीसी वही करने वाला है? लगातार 7-8 साल एक बैंड में बिताने के बाद अब ये 400 जो क्रॉस कर रहा है। शरद अवस्थी जी, क्या आईटीसी चल पड़ा है अब एक फर्दर री रेटिंग के लिए?
अगले 3 साल में क्या हम इसको 800-900 के भाव पे देख सकते हैं? 3 साल में 800-900 तो थोड़ा मुश्किल लगता है, बट मुझे लगता है इनका जो डीमर्जर है, अगर उससे रिलेटेड कोई अनाउंसमेंट आती है तो थोड़ी बहुत वैल्यू अनलॉकिंग इन्वेस्टर्स के लिए हो सकती है। और अब यहाँ से क्या है कि वैल्यूएशन जो ज्यादा मार्जिन ऑफ सेफ्टी थी आज से 2 साल 3 साल पहले, अब वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी उतनी ज्यादा नहीं है। अगर आप हिस्टोरिकल मल्टीपल्स देखें तो लगभग इसी मल्टीपल्स के आसपास स्टॉक ट्रेड करता था 30-35 टाइम, तो मुझे लगता है वहां से ज्यादा स्कोप नहीं है। इमीडिएटली जो नंबर्स मैं देख रहा हूँ उस हिसाब से 450-550 तक के लक्ष्य पॉसिबल है, बट लॉन्ग टर्म में अब मुझे लगता है वैसी ग्रोथ की अब उम्मीद मत करिए कि 130 रुपए से जो 400 रुपए तक की जर्नी आई है, क्योंकि वहां वैल्यूएशन कंफर्ट बहुत ज्यादा था। अब उतना अट्रैक्टिव नहीं है वैल्यूएशन वाइज जैसा आज से 1.5-2 साल पहले था। तो यहाँ से आप नॉर्मल ट्रेजेक्टरी की ग्रोथ एक्सपेक्ट करिए 15-16% सालाना, तो वो ज्यादा सेंसिबल होगा। यहाँ से आगे लेकिन रफली क्या आप 400 के लेवल्स पर पैसा और कमिट करने के लिए तैयार है? क्योंकि इन्हीं लेवल्स का काफी समय से इंतजार था शरद, पर अब क्या पैसा लगे? नहीं, देखिए डिपेंड करता है आप क्या खरीद रहे हैं। एक वैल्यू क्रिएटर रहा है हमेशा से, एक ब्लू चिप कंपनी है, मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स है नहीं। और जैसा अभी सुमित भी बोल रहे थे कि तीनों चारों सेगमेंट अगर आप देखें, पेपर, होटल्स, एफएमसीजी में और इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए। जिस तरीके से इन्होंने मार्केट शेयर गैदर किया है, अब रैदर बॉटम लाइन साइड के उसके बेनिफिट्स इनको मिलने चाहिए। नंबर ऑफ एसकेयूज काफी बढ़ाए हैं, लेकिन जैसा अनुज बोल रहे थे, सिगरेट वाले बिजनेस का ओवरहैंग भी रहेगा, क्योंकि बहुत सारे ईएसजी कंप्लायंस के हिसाब से बहुत सारे इन्वेस्टर शायद पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो डीमर्जर एक नया ट्रिगर हो सकता है यहाँ से और फर्दर बड़ी अपमूव के लिए। बट उसके पहले नॉर्मल सिनेरियो में अगर मैं सिंपली वैल्यूएशन के हिसाब से देखूं तो अभी इमीडिएट टारगेट्स FY25 के नंबर्स पे आपको 450-550 दिखता है। अब 10-15% रिटर्न अगर आपको सेटिस्फाई करता है 1-1.5 साल में तो ठीक है, बट बड़ा पैसा बनने की गुंजाइश मुझे कम लगती है यहाँ से। चार्ट्स पर शिल्पा आपकी एनालिसिस क्या है आईटीसी? हर्षदा जी, अगर आईटीसी देखें, मैं अभी उसी को ट्रैक कर रही थी। ऑफकोर्स हमने बायस को 388 से कंटिन्यूस लेवल पे दिया हुआ है, लेकिन अभी यहाँ पे ऑप्शन चेन के थ्रू अगर आप देखेंगे तो आपको इमीडिएट टारगेट्स टुवर्ड्स 412 एंड 415 वेरी इजीली अचीवेबल लग रहे हैं। आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस 397 का मेंटेन करना है, लेकिन जिस तरह से मोमेंटम है और इसने होल्ड किया हुआ है, आई गेस 410, 412 तो इजीली आपको देखने को मिलेंगे। 410, 412 उसके बियॉन्ड देखते हैं क्या निकल कर आएगा, लेकिन ये स्टॉक जिसमें सबसे ज्यादा एक्टिविटी देखने को मिली है। अच्छा, 1-2 और ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर रखते हैं जहां पर धीरे धीरे करके एक्शन अब और जोर पकड़ रहा है। एक तो कैथलिक सीरियन बैंक लेकर आइएगा, 6.5% ऊपर है स्टॉक और पिछले 10-15 मिनटों में 3-3.5% की तेजी इसने अपने नाम कर ली है। और तो CSB 286 के लेवल्स पर वो स्पाइक आप जो देख रहे हैं, ये अभी अभी आने वाला स्पाइक है। इसके ठीक साथ आप देखिएगा RBL बैंक भी, जहां पर कल तक थोड़ी कल यानी कि फ्राइडे तक तो कुछ मंदी की पोजीशंस कैरी की थी, लेकिन आज एक अच्छा रिवर्सल आया है। CSB और RBL, विकास आपकी क्या राय रहेगी दोनों पे? और देखो, CSB बैंक यहाँ पे वीकली चार्ट पे इसका एक ब्रेकआउट आ चुका है और यहाँ पे मुझे लगता है अच्छा खासा पोटेंशियल देखने मिल सकता है ऊपर में। हालांकि इंट्राडे में एक अच्छा मूव यहाँ पे देखने मिला था और उसके बाद थोड़ा सा ऊपर में वापस 290 के आसपास रुक रहा है, बट यहाँ से मुझे लगता है 305-310 के टारगेट यहाँ पे बन सकते हैं। नीचे में जो रिट्रेसमेंट लेवल यहाँ पे देखने मिल रही है 276 के आसपास है, तो ये अगर थोड़ा भी रिट्रेस होता है वापस तो नीचे में 276, 274 ये एक बेस सपोर्ट बन चुका है इंट्राडे बेस पे, तो वहां पे वापस पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं। RBL बैंक यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लग रहा है, 50 DMA के ऊपर वापस वो सस्टेन करते हुए देखने मिल रहा है। जिस हिसाब से इसने 200 DMA का स्ट्रॉन्गली सपोर्ट लेके वहां से एक पुल बैक रैली देखने मिल रही थी और उसको कंटिन्यू करते हुए देखने मिल रहा है। हालांकि जो डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन है उसका थोड़ा यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस करते हुए देखने मिलेगा 158-160 के आसपास का। अगर वो क्लियर होता है तो वहां से एक अप मूव और बढ़ सकती है, तो यहाँ से 158-60 तक का टारगेट RBL बैंक में अभी भी देखा जा सकता है। और जो सपोर्ट अभी यहाँ पे देखने मिलेगा 150 के आसपास का एक सपोर्ट इंट्राडे बेस पे इस बैंक में देखने मिलेगा जो 50 DMA का है। ओके, तो ये फिलहाल दोनों स्टॉक्स आपके सामने। कैथलिक सीरियन बैंक 305-310 के लिए एक मौका और RBL 160 तक जा सकता है इस पर्टिकुलर मूव में। दोनों में अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिला है पिछले आधे घंटे में। टाइटन में इस मिनट फिर थोड़ी सी पोजीशंस बढ़ने लगी हैं। गावा साहब करीब 0.5% ऊपर और इस समय करीब 2600 के आसपास फिर दिखने लगा है।
अब सुबह की तेजी हल्की हुई थी, फिर स्टॉक 2612 तक पहुंचा था सुबह में। क्या आपको लग रहा है यहाँ पर कुछ और एक्शन आ सकता है तेजी की तरफ, या फिर ये थोड़े से रेजिस्टेंस जोन के करीब है? बाई मोड पर तो है टाइटन, और सुबह भी एक ट्रैक्शन दिखा रहा था। 5 दिन से एक साइडवेज जोन पर है, साइडवेज जोन और बाई मोड पर है, तो मेरे ख्याल से स्ट्रेंथ कंटिन्यू है। स्टॉप होगा 2580, यहाँ पर सपोर्ट है। जब तक इसके ऊपर है तब तक एक बाय का सिग्नल बना रहता है। कहां तक जा सकता है? अगर अपमूव मिल जाए कल तो हो सकता है 2620 भी चला जाए। तो बाय मोड पर तो है, किसी को लेना है तो स्टॉप लगाना पड़ेगा 2580 एंड कंटिन्यू लॉन्ग टाइटन। ओके, टाइटन पर बाय इस समय। चलिए अभी काम करते हैं, आपको बताते हैं 4 ट्रेड्स जो आपके सामने आने वाली हैं। सबसे पहले सस्ता ऑप्शन लेकर आएंगे शिल्पा राउत जी की तरफ से। FNO सुपरस्टार के लिए मानस एक स्टॉक तैयार रखेंगे, और चार्ट का चमत्कार लेंगे राजेश सतपुते जी से, और मिड कैप फंडा के लिए शरद अवस्थी के पास जाएंगे। शुरुआत करते हैं शिल्पा जी, आपका सस्ता ऑप्शन ट्रेड। ऑप्शन अभी के लिए रहेगा भारत फोर्ज में। भारत फोर्ज भी बहुत अच्छे मोमेंटम में है। इसने 750 के सपोर्ट से बहुत अच्छा एक स्ट्रेंथ दिखाया है, सस्टेन भी कर रहा है। तो यहाँ पे जो अपसाइड टारगेट्स है वो टुवर्ड्स 820 830 आई एम एक्सपेक्टिंग। तो इसके लिए भारत फोर्ज का 780 का कॉल ऑप्शन जो रफली अभी 12-13 रुपए के बीच अभी ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 8 रुपए का एंड टारगेट्स ऑफ 21 एंड 26। ओके, भारत फौज की 780 की कॉल लेनी है आपको। इस समय 12.5 रुपये इसका रेट, और 8 रुपये का आपको लगाना है एक स्टॉप लॉस। मानस, आपका स्टॉक FNO सुपरस्टार के लिए? देखिए, FNO सुपरस्टार में आरती इंडस्ट्रीज को मैं रिकमेंड करना चाहूंगा। ऑलरेडी हमने 10-12 दिनों में अच्छी खासी रैली देखी, लेकिन देखिए आज का मूव इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि करीब 4 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद आज 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक निकला है। वहां पर वॉल्यूम देखने को मिल रहे हैं। एक पहले एक रेजिस्टेंस था 555 का, आरती इंडस्ट्रीज ने उसको भी ब्रीच किया है। तो करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। स्टॉप लॉसेस 544 के रहेंगे, और 580 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर आप ऑप्शन ट्रेड भी ले सकते हैं। 560 वाला कॉल ऑप्शन 9 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप खरीदारी करिए। 4 रुपए के स्टॉप लॉस है 20 रुपए के टारगेट के लिए। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एक व्यू आरती इंडस्ट्रीज में ट्रेड लेने का इस समय बन रहा है। राजेश सातपुते, आपका अच्छा, आई बेग योर पार्डन, विकास सालुंके दे रहे हैं आज। विकास बताइए आपका चार्ट का चमत्कार। चार्ट का चमत्कार में मैंने जो स्टॉक सिलेक्ट किया है वो सुदर्शन केमिकल है। यहाँ पे जो वीकली चार्ट पे इसका एक अच्छा खासा एक पुल बैक रैली हमने देखा था, और एक साइडवाइज मोमेंटम का एक जो रेजिस्टेंस था 420 का, उसके ऊपर फिलहाल तो ट्रेड कर रहा है। तो सुदर्शन केमिकल यहाँ पे बाय करना है। टारगेट ऊपर में 442 के आसपास के देखने मिलेंगे, और स्टॉप लॉस जो है 410 के आसपास का एक स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा के चलना। और यहाँ पे अगर डेली चार्ट पे भी देखें तो आज भी इस काउंटर में एक अच्छा खासा मूव कैरी करते हुए देखने मिल रहा है। तो एक अच्छा पोटेंशियल ऊपर की तरफ 442 के टारगेट के लिए बाय करना है। 410 का स्टॉप लॉस। ओके, सुदर्शन केमिकल 410 का स्टॉप लॉस, 442 का टारगेट रहेगा। तेजी का ट्रेड। शरद बताइए आज का मिड कैप फंडा। जी, आज का हमारा मिड कैप फंडा है एम्फेसिस लिमिटेड। IT सेगमेंट की मझौली साइज की कंपनी है। कंपनी BFSI, इंश्योरेंस, लॉजिस्टिक्स एंड ट्रांसपोर्ट्स, मेनली BFSI और मॉर्गेज बिजनेस को केटर करती है। ज्यादातर बिजनेस अमेरिका से आता है, और हमारा ये मानना है कि इंटरेस्ट रेट साइकिल जैसे जैसे घूमता है वैसे वैसे वहाँ मॉर्गेज बिजनेस में अच्छी खासी डिमांड आनी चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन और क्लाउड वाले बिजनेस पे ज्यादा इनका फोकस है, और वहाँ पे लगातार ठीक ठाक डील विंस कंपनी को मिली है। आने वाले समय में भी इस टाइप की डील्स में हमें लगता है ट्रैक्शन जारी रहेगी, और काफी बढ़िया अनाउंसमेंट्स आने वाले समय में देखने को मिलेगी। ब्लैकस्टोन प्रमोटर है, GIC, आइडिया, इन सब की स्टेक है कंपनी में। अगर किसी तरीके की इनऑर्गेनिक अपॉर्चुनिटी भी आती है तो वो भी कंपनी एनकैश करेगी। ब्लैकस्टोन की ग्रुप इन्वेस्टमेंट्स में इनको एडिशनल काम आता है। DXC में आज से 4-5 साल पहले कॉन्सेंट्रेशन था, बट इधर उन्होंने उसको काफी घटा दिया है। तो हमें लगता है ज्योग्राफिक डाइवर्सिफिकेशन अभी तक कंपनी उतना नहीं अचीव कर पाई है, बट जैसे जैसे यूरोप में हालात थोड़े सुधरते हैं, हमारा ये मानना है कि अगले 2-3 साल में वो भी विजिबल होना चाहिए। तो अगले 2 साल में हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि 15-16% जैसी टॉप लाइन बॉटम लाइन CAGR होनी चाहिए। तो FY25 के नंबर्स पे अगर 20 टाइम भी ट्रेड करता है तो हमें लगता है 2400 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से एम्फेसिस लिमिटेड है हमारा मिड कैप फंडा। एम्फेसिस इस आपका मिड कैप फंडा ट्रेड। चलिए फटाफट से आपके लिए वो सारे स्टॉक्स में रिकैप कर देती हूँ। शुरुआत सस्ता ऑप्शन के साथ हुई। भारत फोर्ज है रेडार पर शिल्पा के, जहाँ पर 780 का
कॉल इन्होंने सजेस्ट किया है 21 और आगे का टारगेट 26 का 12 रुपीज़ 40 पैसे के आसपास इसे आप खरीदेंगे, 8 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। मानस ने पिक किया एफएनओ सुपरस्टार के तौर पर आरती इंडस्ट्रीज, 580 के लिए मौका है तेजी का, 544 का स्टॉप लॉस लगेगा। और फिर आया चार्ट का चमत्कार सुदर्शन केमिकल्स, 442 के टारगेट के लिए मौका यहाँ पर आपको दिख रहा है। शरद अवस्थी ने फिर दिया है एम्फोसिस बाय साइड का ट्रेड, ये है मिड कैप फंडा। ये सभी वो ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर आते हुए जहाँ पर एक अच्छा खासा मोमेंटम प्ले बनता दिखाई दे रहा है। चलिए एक दो ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर और लेकर आते हैं। और आज पावर ग्रिड में तेजी, पीएफसी जैसे स्टॉक्स में तेजी। सुबह में मुझे याद है नीरज ने मेंशन भी किया था कि पावर डिमांड बढ़ रही, जिस तरह से गर्मी का पारा चढ़ने लगा है तो पावर डिमांड भी क्लियरली बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। शायद वही फैक्टर इन करना शुरू कर रहा है बाजार। पावर ग्रिड, पीएफसी, आरईसी में भी क्या वैसी तेजी बनती दिखाई दे रही है? आरईसी भी लगभग 2% ऊपर है एट दिस पॉइंट इन टाइम। गावा साहब, इन स्टॉक्स में कुछ तेजी करने का रुख बनाए? आरईसी तो अच्छा लगता है मुझे बिल्कुल, और सुबह पावर ग्रिड में भी एक तेजी नजर आ रही थी। आरईसी कह सकते हैं 123 के आसपास ट्रेड कर रहा है, बाई मोड पर तो है। 121 का स्टॉप लगाना चाहिए, ऑन द अपसाइड 126 पॉसिबल है आरईसी में। यस ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, अब हमारे अगले एक्सपर्ट को जोड़ते हैं। बिग मार्केट वॉइसेस में हमारे साथ क्वेस्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के सीईओ अनिरुद्ध सरकार जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, गुड आफ्टरनून। पहला सवाल, इन्फोसिस में क्या करें अब इतनी बड़ी डिक्लाइन के बाद? 19 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग्स। हाय अनुज, सी आई थिंक आज के दिन में अगर आप देखेंगे जो प्राइस फॉल हुआ है इन केस ऑफ इन्फोसिस, आई थिंक ये टोटली अनएक्सपेक्टेड था फॉर एवरीवन। पिछले हफ्ते अगर आप किसी से भी बात करते, कोई नहीं बोलता कि आपको इन्फोसिस 19 टाइम्स अर्निंग्स पे आपको मिलेगा अगले हफ्ते। हैविंग सेड दैट, आई वुड से आज का अगर आप देखेंगे इसमें जो प्राइस मूवमेंट है, इट इज वेरी एविडेंट कि कुछ द लार्ज फंड्स आर एग्जिटिंग। हो सकता है एफआईएस हो सकता है डोमेस्टिक हो, बट आई थिंक द अलाइनमेंट ऑफ इक्विटी एक्सपोजर टुवर्ड्स आईटी सेक्टर वो थोड़ा हो रहा है। मेरे हिसाब से अगर कोई इन्वेस्टर है जो शॉर्ट टर्म के लिए देख रहा है, डेफिनेटली ही शुड वेट। अगर कोई इन्वेस्टर है जिसको 3 साल 4 साल के ऑब्जेक्टिव से इन्वेस्ट करना है, आई वुड से कि ही शुड स्टार्ट एंटरिंग इनटू आईटी स्टॉक्स, बिकॉज हो सकता है अगले 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर में वीकनेस रहे, बट आई थिंक वैल्यूएशन इतना अट्रैक्टिव हो गया है दैट आपको आज के दिन में इन्फोसिस जैसा स्टॉक वो प्राइस पे मिल रहा है, वो वैल्यूएशन में मिल रहा है जो जस्ट बिफोर द पैंडेमिक इट वाज देयर। तो फिर आपको क्या लग रहा है, विल द सिचुएशन वर्सन अनिरुद्ध? एंड अगर फंड्स का अच्छा खासा एक्सपोजर रहा है स्पेशली इन्फी जैसे स्टॉक्स में, क्या उनकी तरफ से वो बिकवाली आती हुई दिखाई देगी? और आर दे गोना लुक एट दिस एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर अ लॉन्गर टर्म, मे बी परहैप्स अनदर डेकेड? सी ये डिपेंड करेगा कौन से फंड का कितना एक्सपोजर है टुवर्ड्स आईटी। अगर ब्रॉडली हम इफ यू लुक एट द हेडलाइन इंडेक्स, आई थिंक अराउंड 13-14% आईटी वेटेज है, एंड उसमें अगर आप देखें द टॉप नेम्स आर ऑलवेज इन्फोसिस एंड टीसीएस, जो बड़ा एलोकेशन होता है। अगर आप किसी भी पोर्टफोलियो का कॉम्पोजिशन देख ले फॉर आईटी एक्सपोजर, बहुत कम ऐसे आपको पोर्टफोलियोज मिलेंगे जहां पे मिड कैप आईटी एंड स्मॉल कैप आईटी इज द मेजर चंक, मोस्टली टू प्ले सेफ। इन्फोसिस एंड टीसीएस का बड़ा एलोकेशन होता है। हो सकता है आफ्टर दिस बिग शॉक इन द नंबर्स कुछ एफआईएस का भी हो सकता है एग्जिट हो रहा हो बिकॉज ऑफ द वीक नंबर्स। आउटलुक इज ऑल्सो वीक, कमेंट्री इज ऑल्सो वीक, सो कुछ ऐसा पॉजिटिव तो है नहीं इन द कमेंट्री जहां पे people will want to enter. But having said that, I will say कि ये एक अच्छा मौका है for anyone who is looking from a medium to long term, जहाँ पे he starts buying into the names like Infosys. Having said that, अगर किसी को 100 रुपीज इन्वेस्ट करना है Infosys में, I will say कि पूरा आज मत डालिए, थोड़ा सा आज डालिए 25-30%, बैलेंस आपको अगले 2-3 महीने में डेफिनेटली आपको चांस मिलेगा wherein you can enter at a better price also. ओके, अब सिंस आईटी की बात ही चल रही है, इस आर्ग्यूमेंट को फिनिश करते हैं फिर। मिड कैप आईटी में आज लोअर लेवल से रिकवरी है। अनिरुद्ध, क्या यहाँ पर बेटर अपॉर्चुनिटीज हैं या अभी भी यहाँ पर वैल्यूएशन प्रोहिबिटिव है? सी जो हमारा रहा है व्यू इन द मिड कैप आईटी एंड द स्मॉल कैप आईटी इज दैट ओवर द लास्ट 1 ईयर, दो हम लोग ओवरऑल एज अ सेक्टर हम लोग वी हैव बीन अंडरवेट ऑन आईटी, बट विद इन दैट अगर कोई पूछे देन आई वुड से दैट मिड कैप आईटी एंड स्मॉल कैप आईटी में chances are much higher कि they will outperform the large cap IT. The fact is that it is very small and it can move very fast. Now बहुत सारे ऐसे mid cap ITs and small cap IT companies हैं जो specific sectors को target करते हैं.
एंड उन एरियाज ऑफ ऑपरेशंस में ग्रोथ कंटिन्यू हो रहा है. जो बिग बॉयज है, बिकॉज ऑफ स्लो डाउन इन द बैंकिंग एंड फाइनेंशियल स्पेस, बिकॉज ऑफ स्लो डाउन इन अदर एरियाज, उनको बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है बिकॉज इनका बहुत बड़ा रेवेन्यू आता है फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एरिया. Whereas selective mid cap and small cap, I'll not say कि entire mid and small cap, but selective mid and small cap जहाँ पे उनका sectoral exposure towards the painful sectors like say banks and financials etc. वहाँ पे जिनका बहुत कम है वो I think ज़्यादा outperform करेंगे in this particular quarter. अच्छा, ये तो बात आईटी की हुई, लेकिन साथ ही एक और जो दिग्गज जिसने अपने नतीजे पेश किए हैं वो है एचडीएफसी बैंक. अब जो एक्सपेक्टेशन थी उसी के आसपास ये नंबर्स डिलीवर हुए हैं. साथ ही ये भी दलील दी जा रही है कि देखिए दोनों एंटिटीज जब मर्ज होंगी वो एक लार्ज साइज की होंगी. अब यहाँ से आगे ये पूरी एंटिटी फ्यूचर के लिए बिल्ड करती हुई दिखाई दे रही है और उसमें कॉस्ट आएंगे, शायद वही रिफ्लेक्ट हुआ है नंबर्स में. आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है उस मर्ज्ड एंटिटी से? मैं इनफैक्ट वो रिपोर्ट भी पढ़ रही थी जिसकी काफी ज्यादा चर्चा हुई है कि यहाँ पर शायद MSCI का वेटेज बढ़ने के चांसेस दिख रहे हैं. मई में वो साफ होगा, लेकिन क्या अप्रोच आप रखेंगे एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक में? HDFC आई विल से कि आज के दिन में इट इज अमंग द टॉप 4 बैंक्स. अगर किसी को भी फाइनेंशियल एक्सपोजर रखना है, आई विल डेफिनेटली से HDFC बैंक इज द मस्ट हैव इन द पोर्टफोलियो. सेम चीज अगर आप मेरे को 15 से 18 महीने पहले पूछते, माय आंसर वुड हैव बीन दैट टू अवॉइड HDFC बैंक. उसका वैल्यूएशन हाई था, उसका NPAs वर आल्सो इंक्रीजिंग, एंड डेफिनेटली जो बाकी बैंक्स थे वेदर PSUs और अदर प्राइवेट बैंक्स वैल्यूएशन में बहुत अट्रैक्टिव थे. आज के दिन में सिंस हम लोग बात कर रहे हैं, आई विल से डेफिनेटली वैल्यूएशन वाइज HDFC एंड द मर्ज्ड एंटिटी डेफिनेटली लुक्स वेरी वेरी अट्रैक्टिव. आई विल से कि जो उसका इंडेक्स में वेटेज होने वाला है, बिकॉज ऑफ विच उसका बड़ा FI फ्लोज भी आने वाला है, that is definitely something which will keep the price high in the short run. अगर कोई मीडियम टू लॉन्ग टर्म देख रहा है, आई थिंक इट इज डूइंग द राइट थिंग्स. उसका जो पहले कंसर्न था दैट ग्रोथ विल गेट इम्पैक्टेड with HDFC Limited, now the synergies will also come in place. So I'll say with all these factors, definitely HDFC Bank is a must-have in anyone's portfolio आज के दिन में. ओके, चलिए ये बात हो गई HDFC बैंक की. व्हाट अबाउट ICICI बैंक? अब ऑब्वियसली उसके नंबर सैटरडे को आएंगे, लेकिन अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिखाया है स्टॉक ने भी. Yeah, I think ICICI continues to do well. I think after the change of management, हम लोगों ने देखा है कि ICICI has definitely been among the top holdings for. आप किसी भी म्यूचुअल फंड उठा लीजिए, कोई भी FIs का पोर्टफोलियो उठा लीजिए. एक टाइम था जब ICICI यूज्ड टू नॉट बी देयर अमंग द टॉप 3 इन द बैंकिंग ऑर्डर किसी के भी पोर्टफोलियो में, बट लास्ट 2 साल 3 साल में डेफिनेटली इट हैज गॉन देयर इन द टॉप 3 होल्डिंग्स फॉर एनीवन इन द बैंकिंग स्पेस. आज के दिन में भी अगर आप बोलेंगे, आई वुड से ICICI. सो आई जस्ट मेंशन्ड अबाउट HDFC बैंक. सो अगर मैं बोलूंगी टॉप 4 बैंक्स किसी के भी पोर्टफोलियो में होना चाहिए, डेफिनेटली सो बैंक्स एंड NBFCs, तो डेफिनेटली ICICI बैंक, HDFC, SBI, Bajaj Finance or FinServ, these are the names जो होना चाहिए. Now these names which I'm mentioning, just want to give a disclaimer that we might be holding all these names in our portfolios also, and we might continue to hold it. ITC भी है क्या आपके पोर्टफोलियो में, अनिरुद्ध? Pardon? Is ITC a part of your portfolio? Like we run different portfolios. In some portfolios we were fortunate enough to enter at a very very good price. But yes, I would have been happy if we would have bought much more. But yes, it is there in some portfolios. 400 पर जो पहुंचा है, अब नहीं लगता आपको यहाँ से आगे इसकी रन रेट और बेहतर हो पाएगी, या फिर ये थोड़ा महंगा हो गया इसीलिए आप खरीदने से परहेज करेंगे? See, to be honest, अगर मैं इसका हिस्टोरिक वैल्यूएशन बैंड देखूं तो उसमें हमेशा दिखता है कि that it was very cheap historically. लास्ट 1 साल में वैल्यूएशन कैचअप, वैल्यूएशन एक्सपेंशन काफी हुआ है. आज के दिन में मैं बोलूंगा इसमें द मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज वेरी वेरी लेस. मतलब आई विल नॉट से दैट समथिंग कैन गो रॉन्ग इन इट, बट यहाँ से फिर आपको वो होगा कि you will want to compare ITC with HUL valuation, with Nestle valuation, etc. वैसे करेंगे तो आपको दिखेगा बहुत अट्रैक्टिव है. बट यस, आई ऑलवेज से कि बिकॉज ऑफ इट्स मेजर बिजनेस व्हिच इज द सिगरेट बिजनेस, हम लोग इसको कंपेयर नहीं कर सकते विद द अदर बिग बॉयज लाइक HUL एंड Nestle ऑन द वैल्यूएशन. व्हेनेवर द डीमर्जर हैपेंस, उसका जो होटल बिजनेस है, FMCG बिजनेस है, अदर बिजनेस आर देयर, उसका वैल्यू अनलॉकिंग जब होगा वो आई वुड से कि एक बड़ा ट्रिगर हो सकता है. बट उसके पहले आई वुड से कि
इट कैन आउट परफॉर्म द मार्केट, बट वेरी डिफिकल्ट टू से कि इसको 50-60 का मल्टीपल आना चाहिए कि नहीं। ओके, ठीक है। अनिरुद्ध, लास्ट आरबीआई पॉलिसी के बाद एक सेक्टर ने रफ्तार पकड़ी हुआ है, रियल एस्टेट। ज़बरदस्त मूव हमने कुछ स्टॉक्स में देखे यहाँ पर, जैसे डीएलएफ हो गया या गोदरेज प्रॉपर्टीज़। आपके पोर्टफोलियो में कोई स्टॉक रियल एस्टेट से, या फिर आपका व्यू रियल एस्टेट पर? या हम लोग वी हैव बीन बुलिश ऑन द रियल एस्टेट फॉर अ लॉन्ग टाइम। इनफैक्ट पैंडेमिक के टाइम से हम लोग बुलिश थे ऑन द रियल एस्टेट, एंड वी हैड अ लार्ज एलोकेशन टू द रियल एस्टेट एंड द होम एंसिलरी स्पेस। हैविंग सेड दैट, आज के दिन में भी हमारे पोर्टफोलियो में 2 से 3 द रियल एस्टेट कंपनीज है एक्सपोजर, रफली अराउंड 8-9% हमारा एक्सपोजर है पोर्टफोलियो में। आरबीआई पॉलिसी के बाद जो शार्प अपमूव आया था, आई वुड से दैट इज मोर शॉर्ट टर्म लिंक्ड, एंड कोई भी अगर उस मूव को देख के एंटर करना चाह रहा है, आई से दिस इज द रॉन्ग थिंग टू सी। हो सकता है कि अगले आरबीआई पॉलिसी में वापस से 25 बिप्स का हाइक आ जाए, देन यू विल अगेन सी पीपल वांटिंग टू एग्जिट द रियल एस्टेट। हैविंग सेड दैट, मैं बोलूंगा कि इसको वापस एनी इन्वेस्टर को 2 से 3 साल का व्यू देके एंटर करना चाहिए, बिकॉज अगर आप देखें द डिमांड इन द रियल एस्टेट स्पेस is continuing to be very, very strong. Almost 250 bips का हाइक हो गया है इंटरेस्ट रेट का, बट डिमांड कंटिन्यूज टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। आप कोई भी द रियल एस्टेट कंपनी का, इफ यू लुक एट द लास्ट 6 months ऑफ द सेल्स, द प्री बुक सेल्स एंड द लॉन्चेस, आई थिंक इट इज अमेजिंग। सो आई विल से कि इसको आप एक क्वार्टर का अपसाइड देख के नहीं एंटर करना चाहिए, बट आई वुड से कि 18 to 24 months का ऑब्जेक्टिव से डेफिनेटली दिस इज अ मस्ट हैव एलोकेशन इन द पोर्टफोलियो। अब अनिरुद्ध, मैं ये पढ़ रही थी कि आपके एआईएफ में एक नया एआईएफ लॉन्च कर रहे हैं, जहां पर मिड और स्मॉल कैप्स में खासा एक्सपोजर होगा। किस तरह के लार्जली स्टॉक्स वहां पर आप पिक कर रहे हैं? सेक्टोरल थीम, या फिर व्हाट वुड बी द प्रीमाइस ऑफ पिकिंग दोस स्टॉक्स? Basically, the new AIF जो हम लोगों ने लॉन्च किया है, it is only going to be investing into the mid cap and the small cap. Idea is that in a small cap and mid cap fund, approach होना चाहिए बहुत bottoms up. उसमें आपका top down approach will be very less. More focus will be on the bottoms up. Idea is that there are the many mid caps and small caps जो अभी से 3 साल 4 साल में they have a potential for becoming a large cap. Bottoms up हमारा approach रहेगा. Having said that, जो हमारे आज के दिन में जो टॉप सेक्टर्स हैं जहां पे हमारा फोकस रहा है, whether it is industrials, engineering goods, auto ancillary, the real estate, I would say ये हमारे मेजर आज के दिन में सेक्टर्स है जहां पे हम लोग अपॉर्चुनिटी वी आर लुकिंग एट। इवन द कंजम्पशन स्पेस इज समथिंग जहां पे काफी अपॉर्चुनिटी है, अपार्ट फ्रॉम द हेडलाइन द कंजम्पशन नेम्स। Okay. The whole idea also of launching this mid and small cap is time pay, because आज के दिन में if you ask me, काफी लोग बहुत pessimistic है on the market, but I will say कि यहाँ से अगले 2 साल 3 साल में बड़ा पैसा बन सकता है in the mid and small cap, and that is our view. And this view is actually based on the past historic, if I look at the numbers, तो past data देख के दिख रहा है कि we are at the right ingredient आज के दिन में, जहाँ पे mid and small cap outperforming the large cap is a very very big opportunity. चलिए अनिरुद्ध, शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ और ये सारे स्टॉक्स पर अपनी राय देने के लिए। अच्छा, यतिन के पास चलें, इससे पहले मैं बस एक स्टॉक को रिविजिट करूंगा। सुबह सुबह ट्रेड खुलते ही गाबा सर ने जो फर्स्ट स्टॉक चुना था वो था इंटरग्लोब एविएशन। एक बार इसको रिविजिट करते हैं पहले। गाबा सर, आपका एग्जैक्ट टारगेट क्या था और इस समय उस ट्रेड में क्या भी होगा आपका? टारगेट तो अचीव हो चुका, 1940 का टारगेट था, वो अचीव हो चुका, लेकिन अब भी इसमें तेजी है नजर आती है मुझे। पॉसिबल है कि इसमें और अप मिले, अगर कोई इंट्राडे ट्रेडर है तो प्रॉफिट बुक कर ले, लेकिन मुझे लगता है जैसे तेजी है शायद कहीं 1960 से 1975 तक जा सकता है। स्टॉप होगा 1920 के लिए अब, लेकिन यस अप मूव ऑन है इंडिगो इंटरग्लोब एविएशन। बिल्कुल, सुबह सुबह ट्रेड ली गई थी और 1940 का टारगेट था जो अभी अभी हिट हुआ है, और लेकिन अब गाबा सर कह रहे हैं स्टॉप लॉस ट्रेल कर लीजिए और 1960 तक भी जा सकता है ये स्टॉक। अब यतिन के पास चलते हैं और डीलिंग रूम का जायजा ले लेते हैं। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज और हर्षदा। और अगर हम डीलिंग रूम्स की बात करें तो ऑब्वियसली एक्स ऑफ आईटी काफ़ी सारा एक्शन आपको एफएनओ सेगमेंट में दिख रहा है, खास करके पीएसयू बैंक्स में। और डीलर्स का मानना ये है कि एसबीआई ये एक स्टॉक है जहाँ नज़रें रखनी चाहिए। एक्सपेक्टेशन ये है कि फोर्थ क्वार्टर में एसबीआई के जो प्रॉफिट है वो 70% बढ़ेगा और प्री प्रोविजनिंग प्रॉफिट में 20-25% की ग्रोथ होगी। तो अच्छे रिजल्ट्स के एंटिसिपेशन में काफ़ी यहाँ बाइंग आपको देखने मिल रही है। इनफैक्ट डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स यहाँ खरीदारी कर रहे हैं
और करंट लेवल से डीलर्स को लगता है कि पोजिशनली 30 से 40 रुपए की अपसाइड हो सकती है। तो काफ़ी एग्रेसिव बाइंग यहाँ वो आज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं अपने क्लाइंट्स के लिए। एफएनओ में भी लॉन्ग पोजीशंस देखने को मिल रही हैं। इसके अलावा दूसरा जो स्टॉक डीलर्स रेडार पे है वो है भारत फोर्ज, जहां बीटीएसटी की स्ट्रैटेजी डीलर्स अपने क्लाइंट्स को जो जा रहे हैं डेज हाई पे लगभग स्टॉक कारोबार कर रहा है 2% ऊपर, और डीलिंग रूम्स को लगता है कि यहाँ से भी लगभग 800-805 तक के लेवल्स देखने को मिलने चाहिए। तो बेसिकली 15 से 20 रुपए की अपसाइड के लिए वो यहाँ खरीदारी कर रहे हैं। और अगर आप अप्रैल सीरीज की बात करें तो यहाँ फ्रेश लॉन्ग्स आपको एफएनओ में देखने को मिल रहा है। इंटरेस्टिंग ट्रेड्स भारत फोर्ज, और भारत फोर्ज इत्तेफाक से शिल्पा राउत का इनफैक्ट सस्ता ऑप्शन वाला ट्रेड भी था, तो वहां पर बाजार की अच्छी खासी नजर बन रही है। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए यतिन। तो ये कुछ स्टॉक्स जो चर्चा में हैं डीलर्स के बीच। शिल्पा, आपने भारत फोर्ज पहले पिक किया था, तो बीटीएसटी एसटीबीटी का सिलसिला भी आप ही के साथ शुरू करेंगे। बताइए इस समय का ट्रेड क्या रहेगा? हर्षिता जी, मेरा बीटीएसटी रहेगा हीरो मोटो में। अगर हीरो मोटो देखेंगे तो बहुत दिनों के बाद इट इज़ अप्रोचिंग 2500 जोन्स और काफ़ी स्ट्रेंथ के साथ, तो आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस 2440 का लगाना है। फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहा है 2475। बीटीएसटी के हिसाब से यहाँ पे टारगेट आपको 2510 एंड 2535 भी देखने को मिल सकते हैं। ओके, हीरो मोटो कॉर्प पर आपको दाम लगाना है एज बीटीएसटी ट्रेड। गाबा सर, आपकी बीटीएसटी ट्रेड? मैं सोच रहा हूँ कि यस, फेडरल बैंक लेना चाहिए। फेडरल बैंक अच्छी तेजी है, सेटअप भी बढ़िया है, ट्रेड कर रहा है 131.20 के आसपास, स्टॉप होगा 130, सिर्फ ₹1 का। ऑन द अपसाइड टारगेट 133 to 134। यस, फेडरल बैंक। फेडरल बैंक में एक मौका तेजी का, इनफैक्ट इन छोटे आईटी काउंटर्स में, मिड कैप आईटी काउंटर्स में बड़ी अच्छी तेजी देखने को मिली है। सीएसबी, आरबीएल, कैनरा की हम बात कर रहे थे, अब फेडरल बैंक यहाँ पर पिक किया गया है। राजेश, बैंक्स मिड कैप बैंक्स में, आई बेग योर पार्डन, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक पोटेंशियल देखने को मिल रहा है अच्छी खासी तेज़ी का। और निफ्टी बैंक इस समय 1% ऊपर, तो इसीलिए शायद सारे हमारे जानकारों के रेडार पर भी वो बैंकिंग काउंटर्स पहले आए थे और वो स्ट्रेंथ कंटिन्यू होता हुआ दिखाई दे रहा है। राजेश सातपुते, आप क्या पिक करेंगे? स्ट्रेंथ तो बैंकिंग में ही है, तो डेफिनेटली मैं बैंकिंग के साथ ही जाऊंगा। कैनरा की बात हुई, लेकिन उसके साथ साथ बैंक ऑफ बड़ौदा का चार्ट भी देखिए, बेहद स्ट्रेंथ है। छोटे स्टॉप लॉस के साथ हम इसे कैरी कर सकते 174 का स्टॉप। इसका जो टारगेट दिखता है मेरे हिसाब से ये कम से कम 181 182 तक जाएगा। सो इट्स बीटीएसटी इन बैंक ऑफ बड़ौदा, अगेन आई रिपीट 174 स्टॉप लॉस। ओके, बीटीएसटी इन बैंक ऑफ बड़ौदा। चलिए मानस, आपकी ट्रेड लेते हैं फिर। अनुज जी, एबी कैपिटल पे खरीदारी करने की राय रहेगी। देखिए हाई टॉप हायर बॉटम तो बन ही रहे थे, लेकिन आज एक फ्रेश ब्रेकआउट 162-163 रुपए के ऊपर हमने एबी कैपिटल में देखा है। वहां पर काफी बेहतर वॉल्यूम देखे हैं, तो करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। 159.90 ये कैश लेवल्स है, वहां आपको स्टॉप लॉस लगा रहे हैं और 170 रुपए की टारगेट सेट करना है। तो एबी कैपिटल पर बाय। हर्षिता, ये आज का जो ट्रेडिंग एक्शन है बहुत पॉजिटिव है। मैं 2 रीजन से एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले तो निफ्टी को लेकर आते हैं। निफ्टी अब वापस 17,700 क्रॉस कर रहा है ऊपर, और एक बार निफ्टी का वो फ्रॉम लोज अगर आप दिखा दें, 17,574 का लो था, 133 पॉइंट की रिकवरी हो गई। आज सुबह जो हमारे लेवल्स थे उससे थोड़ा नीचे गया, मैं ये बात मान रहा हूँ, लेकिन पोजिशनल लेवल पर जो स्टॉप लॉस सजेस्ट किया गया था उसके तो खैर ऊपर ही बंद हो रहा है क्लियरली, लेकिन लोअर लेवल से आपको रिकवरी अच्छी मिली 133 पॉइंट की। कई बार लेवल्स में तो थोड़ा सा इशू हो जाता है, लेकिन क्योंकि आज सुबह बहुत बड़ी गिरावट आ गई थी। आप निफ्टी का कंट्रीब्यूशन देखिए, आप जब हमने शो शुरू किया था तब भी निफ्टी कंट्रीब्यूशन से स्टार्ट किया था। अब आप निफ्टी का कंट्रीब्यूशन देखिए, यहाँ पर 118 पॉइंट का डिक्लाइन, और उसमें 113 पॉइंट आप सिर्फ इन्फोसिस की वजह से, और उसमें आप एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक को जोड़ लीजिए, तो जो क्योंकि अब एचडीएफसी बैंक एक ही स्टॉक है टेक्निकली, तो इसके लिए मैं उनको जोड़ के दिखा दूंगा। ओके, मेरा माइक गिर गया, तो मैं जरा आपको जी हाँ, लेकिन उन दोनों स्टॉक्स को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो वहाँ पर एक अच्छा खासा एक्शन बनता हुआ पहले दिखाई दिया है। आज शायद एक थोड़े बहुत साइडवेज ट्रेड बनते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग ट्रेड इस लिहाज से भी आपको देखना चाहिए क्योंकि निफ्टी बैंक में डेज लो से कितनी बड़ी रिकवरी देखने को मिल रही है। यहाँ पर 42,300 के लेवल्स, और सुबह में अनुज ऐसे लग रहा था कि शायद जहाँ पर वो डिप है कि निफ्टी पर जो भार है वही सिलसिला निफ्टी बैंक में पूरे दिन चलेगा। सुबह एक बात डिस्कस हुई थी कि 41,800 बैंक निफ्टी का बेस है,
41,800 के करीब बैंक निफ्टी लीजिए और 41,600 का स्टॉप लॉस लगाइए और वहाँ से करीब 400-500 पॉइंट की रैली आ गई बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी ने वो लेवल को रिस्पेक्ट करा, निफ्टी ने भले ही उस लेवल को रिस्पेक्ट नहीं करा हो, लेकिन बैंक निफ्टी ने उस लेवल को रिस्पेक्ट करा। उसमें एक और चीज़ जो साबित हो गई कि अब आप ट्रेड आपको बैंक निफ्टी में ही लेनी है। इस समय क्लियर है आपके लिए कि बैंक निफ्टी में आपको अच्छा मुनाफा मिल रहा है। और जैसे मैं कह रहा था कि अगर आप वो निफ्टी का मूड देख लें तो बहुत क्लियर है कि एक एक्स ऑफ सिर्फ वो 3 स्टॉक्स निफ्टी ने भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस किया है। लेकिन अब बैंक निफ्टी का कंट्रीब्यूशन देखिए, आज बैंक निफ्टी में जो बैंक निफ्टी का लीडर है HDFC बैंक, उसमें डिक्लाइन आई है, उसने 177 पॉइंट का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन किया है, फिर भी बैंक निफ्टी ग्रीन में। कोटक, SBI, ICICI बैंक ये सब चले हैं। और HDFC बैंक इसलिए गिरा है क्योंकि पोजिशनिंग बहुत स्ट्रांग थी HDFC बैंक के नंबर से पहले। ऐसा नहीं था कि कोई नंबर में बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट थी मार्केट के लिए। मतलब यहाँ से ये नहीं होगा कि HDFC बैंक अब आपको डीरेट करता हुआ दिखाई देगा। इनफैक्ट अगर FII बाइंग कंटिन्यू करेगी तो यहाँ से फिर स्ट्रेंथ लौटेगी। तो मेरे लिए तो आज का प्राइस एक्शन, अगर सुबह अगर आपको बोला जाता कि 10% इन्फोसिस गिरेगा और 2% HDFC ट्विंस गिरेंगे, इन 3 स्टॉक्स का कंबाइंड वेट के हिसाब से सीधा 200 पॉइंट का निफ्टी में इम्पैक्ट वहीं से था। तो उसके बावजूद निफ्टी अगर सिर्फ 114 पॉइंट गिरा है तो ये एक बहुत पॉजिटिव इंडिकेशन है आपके लिए कि मार्केट का मूड कैसा है। और अब एक बार आप थर्सडे का हाई निकाल दीजिए। थर्सडे का हाई अगर मार्केट ने निकाल दिया इस हफ्ते या अगले हफ्ते, तो मुझे लग रहा है नेक्स्ट राउंड ऑफ शॉर्ट कवरिंग, वो जो FIs के बाकी बचे हुए शॉर्ट्स हैं वो कवर होंगे। और इस एक्सपायरी तक मुझे पूरा सही मतलब अनुमान है कि FIs नेट लॉन्ग भी हो जाएंगे। जो नेट शॉर्ट थे, जो 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स तक शॉर्ट थे, वो सारे के सारे अब जीरो होकर नेट लॉन्ग भी हो सकते हैं। बैंक निफ्टी तो मेरे ख्याल से ऑलरेडी तैयारी कर रहा है। बैंक निफ्टी शायद ऑलरेडी थर्सडे हाई से ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब इस समय 42,300 क्रॉस करने की तैयारी हो रही है बैंक निफ्टी पर। और अब बहुत इंटरेस्टिंग होगा, सैटरडे को ICICI बैंक के नंबर्स भी आएंगे। उससे पहले मार्केट थोड़ा बिल्डअप करने की कोशिश करेगा। मेरे लिए ये जो सेकेंड हाफ है आज बहुत पॉजिटिव है। ये आपको बता रहा है कि अगर आप अप ट्रेंड में हो तो हमेशा बड़ी ट्रेड होती है बाय ऑन डिप्स, और वो प्ले आउट होती है। आज बाय ऑन डिप्स बहुत बखूबी प्ले हुई है। इवन IT में भी अगर आप एक इन्फोसिस को छोड़ दें, बाकी के स्टॉक्स देखेंगे, बता इंट्राडे रिकवरी देखिए आप परसिस्टेंट की, इंट्राडे रिकवरी देखिए आप कोफोर्ज की, इंट्राडे रिकवरी देखिए आप इवन फॉर दैट मैटर TCS की। TCS में भी अच्छी खासी इंट्राडे रिकवरी। और IT इंडेक्स सुबह 6% नीचे था, अब वो करीब 4.5% ही नीचे रहेगा। तो इवन IT में भी रिकवरी हुई है, बस इन्फोसिस में रिकवरी नहीं हुई, मतलब उतनी रिकवरी नहीं हुई जितनी कि बाकी के स्टॉक्स में रिकवरी हुई है। तो लार्जली हम थोड़े से बेटर फुटिंग पर बैठते हुए दिखाई दे रहे हैं जब हम क्लोज कर रहे हैं। TCS लगभग 71 अंक बढ़ता हुआ अपने डे लो से। एक दो ट्रेड्स पर नजर डाल लेते हैं जहां पर हमने देखा है थोड़ा सा एक्शन। आप ICICI बैंक का जिक्र कर रहे थे अनुज, 902 के आसपास का क्लोज दिखाने की कोशिश कर रहा है ये काउंटर। FMCG कंपनियों में ITC नेस्ले डिस्कस हुआ। HUL देखिए nearly 0.5% ऊपर। साथ ही साथ हम देख रहे हैं ब्रिटानिया में खरीदारी। इनफैक्ट ब्रिटानिया 2% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ नेस्ले जो 20,000 का शेयर है 4% के गेंस, और 4,350 वाला ब्रिटानिया करीब 2% के गेंस पर टिक रहा है। बताइए सातपुते जी, इस पर आपकी क्या राय रहेगी, कैरी करेंगे ये ट्रेड? हर्षदा जी देखिए, ब्रिटानिया रुक रुक के चलता है, तो डेफिनेटली जिस तरह से मुंह आया उसके बाद ये थोड़ा सा स्लो है। लेकिन मुझे लगता है जिस तरह से प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट आया है, गेन इन ओपन इंटरेस्ट है, इसको लेके जाना चाहिए। इसका टारगेट होगा करीबन 4,440 का, 4,440। सो इट्स अ बाय इन ब्रिटानिया, कंटिन्यू टू बाय इन ब्रिटानिया। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो रहेगा करीबन 4,300 के करीब। तो मेरे हिसाब से आज जो जिस तरह से मूव, इनफैक्ट वो फ्राइडे का अच्छा मूव आया था और आज फॉलो थ्रू है, तो मुझे लगता है इसमें कंटिन्यूशन होगा। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, थोड़ा मार्केट से डिविएट करते हैं, क्योंकि कल एक बहुत बड़ा इवेंट, और ख़ास तौर से हम मुंबईकर्स के लिए तो बहुत बड़ा इवेंट है। और देश में एप्पल का पहला रिटेल स्टोर मुंबई में खुलने जा रहा है। अब तक आप एप्पल के जितने भी प्रोडक्ट्स ले रहे थे वो सारे के सारे एक एजेंसी के थ्रू आप लेते थे, जो कहीं से भी लेते थे। कल एप्पल का पहला रिटेल स्टोर खुलने वाला है मुंबई में, हमारी BKC में जियो मॉल, वहाँ पर ये खुलने वाला है। और कैसा ये स्टोर, इसका जायजा लिया हमारी सहयोगी शिबानी घरात ने। एक बार जरा वो वॉक थ्रू देख लेते हैं। देश में एप्पल ने अपना पहला रिटेल स्टोर खोला है। एप्पल BKC 18
तारीख को इनफैक्ट स्टोर के डोर्स ओपन होंगे। उससे एक दिन पहले हमें यहाँ स्टोर में प्रीव्यू करने का मौका मिला कि क्या क्या चीजें यहाँ आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। सबसे पहले स्टोर के बारे में आपको बता दूं कि बड़े बड़े ग्लास फसाड्स यहाँ पर लगे हुए हैं। ग्लास फसाड्स को एक्सटेंड करती है एक ब्यूटीफुल वुडन सीलिंग। अभी एप्पल कह रही है कि दिस इज देयर वन ऑफ द मोस्ट एनवायरमेंट फ्रेंडली स्टोर्स इन द वर्ल्ड। स्टोर एंटर करते ही बहुत ही ओपन स्पेशियस माहौल है। ये जो टेबल्स जो हमें एप्पल के दुनिया भर के स्टोर्स में देखने को मिलते हैं, ये बिल्कुल इनके ऊपर डिवाइसेस आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, चाहे वो एप्पल आईफोन 14 प्रो मैक्स हो, एप्पल आईफोन 14 प्रो हो। एयर टैग्स वगैरह जैसी चीजें, आईपैड जैसी चीजें यहाँ पर डिस्प्ले पर है। साथ ही आपको बता दूं कि आप ऑनलाइन इन चीजों को पिकअप करके यहाँ मतलब ऑनलाइन इन चीजों को परचेज करके यहाँ पर आकर इन प्रोडक्ट्स को पिकअप भी कर सकते हैं। ये भी फैसिलिटी इनफैक्ट स्टोर में अवेलेबल है। इसी के साथ साथ स्टोर के लॉन्च के वक्त मुंबई राइजिंग करके कंपनी ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसके तहत मतलब विच इज एक्चुअली टुडे एट एप्पल इनिशिएटिव, जो इनफैक्ट कंपनी ने 2017 में शुरू किया था। उसके तहत अलग अलग आर्टिस्ट, क्रिएटर्स वगैरह को स्टोर में इनवाइट करेगी एप्पल ये कंपनी सेशंस कंडक्ट करने के लिए, ताकि एप्पल के प्रोडक्ट्स को ये एक्सपर्ट्स किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं, उनसे आप क्या टिप्स वगैरह ले सकते हैं, ये सभी चीजें यहाँ पर आप आकर एक्सपीरियंस कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, प्री रजिस्टर करना पड़ेगा आपको इन सेशंस के लिए। तो ओवरऑल एक काफी ब्यूटीफुल स्टोर है। 100 यहाँ पर इनफैक्ट एम्प्लॉइज होंगे जो 20 अलग अलग भाषाओं में बात करते हैं। 50% ऑफ देम विल बी वुमेन। तो एक काफी एक एक्सपीरियंस इस पूरे स्टोर का, इस पूरे लॉन्च का फोकस है। और एक अच्छी चीज़ हो रही है कि ये वीकडे पे हो रहा है, वरना वीकेंड पे होता तो बहुत केओस हो जाता हाशता। और नंबर ऑफ कैमरास देखे थे आपने वहाँ पर? मैं वही एक्चुअली मैं ना देख रही थी कि किस कैमरा पर्सन को मैं पहचानती हूँ, तो एक दो तो मुझे मेरे जान पहचान वाले वहाँ पे दिख गए। लेकिन वहाँ पर आपको सब सारे आज सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स दिखेंगे जो टेक्नोलॉजी पे बात करते हैं, मीडिया चैनल्स वाले हैं ही, प्रिंट वाले लोग होंगे। बड़ा डे। और अगर कोई नया आपको फोन खरीदना है तो ऑनलाइन के बजाय मेरे ख्याल में वो एक्सपीरियंस करना वाकई में वो एक्सपीरियंस वाकई में बहुत अच्छा रहेगा। मैं तो खैर रिसेंटली शिफ्ट हुआ हूँ एप्पल में फ्रॉम एंड्रॉयड, लेकिन मैं एक चीज़ कहूँगा, पिछले 20 साल में अगर एक कहा जाए कि ट्रूली ग्रेट कंपनी वर्ल्ड में कौन सी रही है, तो विदाउट अ डाउट एप्पल, जिसने जिस तरीके से हर चीज़ को इनोवेट किया। आईपॉड से वो स्टार्ट हुआ था, जब म्यूज़िक को उन्होंने सबसे पहले एक छोटे से डिवाइस में समेट दिया था। उस समय मतलब किसी ने अंदाज़ा नहीं लगाया था कि ये इस तरीके से होगा। उसके बाद टच फ़ोन में सबसे पहला टच फ़ोन लेकर आए वो, फिर आईपैड सबसे पहले लेकर आए। उसके बाद आप कोई भी एयरपॉड्स, इनफैक्ट एयरपोर्ट्स के बारे में कहा जाता है कि अगर एयरपोर्ट्स सेपरेटली लिस्टेड कंपनी होती तो उसका मार्केट कैप ही आज की डेट में इंडिया की कोई भी लिस्टेड मार्केट कैप से बड़ा होता, खाली एयरपोर्ट्स का। और खाली एयरपोर्ट्स का प्रॉफिट जो है वो कई देशों के जीडीपी जितना होता है, खाली एयरपोर्ट का प्रॉफिट। और उसके अलावा जो स्मार्ट वॉच एप्पल ने लॉन्च की, वो ऑब्वियसली एक इशू है बस सिर्फ प्राइसिंग का लेकर कि एप्पल के सारे प्रोडक्ट्स बहुत महंगे होते हैं, लेकिन एक कहा जाता है कि एक बार जो एप्पल का हो गया वो एप्पल का ही रहता है। तो उसके बाद एक्चुअली क्योंकि एप्पल से पहले मैं ब्लैकबेरी यूज करती थी, तो धीरे धीरे करके वो इंटरफेस जब आपको समझ में आ गया और बाय चांस कोई मेरे सामने एक एंड्रॉयड फोन रख दे, मैं उसको बिल्कुल नहीं यूज कर पाऊंगी, क्योंकि इसका इंटरफेस इतना कन्वीनियंट है और सारे इनके अक्रॉस जो भी प्रोडक्ट्स है वो सिमिलर इंटरफेस से तो काफी ईज आ जाता है। अब आप क्योंकि खुद एप्पल प्लेटफॉर्म पर है, अगली बारी कोई एंड्रॉयड ट्राई करिएगा तो ऐसे मेरा तो सर घूम जाता है। नहीं बिल्कुल। और एक और चीज सिक्योरिटी को लेकर एप्पल, मतलब एप्पल का सबसे बड़ा यूएसपी रहा है सिक्योरिटी। और आपको याद होगा एक यूएस में एक केस हुआ था जिसमें FBI ने कहा था कि एक क्रिमिनल का फोन अनलॉक करके दीजिए, उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं हम नहीं करेंगे ये, क्योंकि ये हमारी यूएसपी है। तो उस हिसाब से भी ये जो एप्पल है वो काफ़ी सेफ भी रहा है। और देखते हैं फिर कल ये लॉन्च हो रहा है, दे रहा है, दुरुस्त है, लेकिन इंडिया में एप्पल का पहला रिटेल स्टोर। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोर। और या इस पर इनफैक्ट देखेंगे, इसको मैप करेंगे कि वहाँ पर किस तरह की भीड़, किस तरह के सेल्स इनफैक्ट होते हैं, क्योंकि वो एक्सपीरियंस करना वाकई में एक अलग एक्सपीरियंस है। चलिए मार्केट पर वापस लौटते हुए तो 17,700 के आसपास निफ्टी की गाड़ी जाकर रुकती हुई दिखाई देगी। अभी 15 मिनट बाकी हैं क्लोजिंग के लिए, लेकिन 17,700 के आसपास ही हम ट्रेड देख रहे हैं। और निफ्टी बैंक भी अगर आप देखेंगे 155-160 पॉइंट
102 पर। मिड कैप इंडेक्स जिसका जिक्र अनुज कुछ ही देर पहले कर रहे थे, वो अब 100 पॉइंट से ज्यादा के गेन्स दिखा रहा है, करीब 120 अंकों की बढ़त देखने को मिली है। एक दो ट्रेड जिस पर एक बार व्यू लिया जा सकता है और फिर वो डेटा होगा आपका लॉन्ग शॉर्ट वाला, तो उसको लेकर आइएगा डायरेक्टर साहब। जाते जाते एक बार हेवल्स देखिए, क्योंकि हेवल्स में कुछ पोजीशंस तेजी की बनती हुई दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर राजेश सातपुते, ये एक स्टॉक जो आप पहले काफी समय से ट्रैक करते आए हैं, अब फिर इसमें कुछ खरीदारी बन रही है, बताइए ट्रेड कैरी करेंगे, क्या अप्रोच होगी? अर्शदा जी, मुझे लगता है कैरी करना चाहिए, क्योंकि हेवल्स में अर्लियर जिस तरह से एक आप कह सकते हैं कि एक बेयर ग्रिप था, थोड़ा आज ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे रिवर्सल का, क्योंकि जो फॉलिंग चैनल था ये अभी मुझे लगता है कि कंप्लीटली बुल्स के हाथ में है। बेयर का ग्रिप यहाँ पे लूजन हो चुका है, तो यहाँ पे आपको ट्रेड लेना है विद स्टॉप लॉस ऑफ 1190। 1190 का स्टॉप लॉस रखे, क्योंकि ये 1200 के ऊपर ट्रेड होना शुरू करा, थोड़ा हाई बीटा काउंटर है, इसलिए स्टॉप लॉस को डीप रखेंगे और 1250 का पहला पड़ाव, पहला टारगेट होगा। सो हेवल्स इज अ बाय फॉर मी, इनफैक्ट ये रडार पे था मेरे। हाँ, तो अच्छी खासी तेजी यहाँ पर एक बाय कॉल लेकर चले डेटा वो रेडी है, कहाँ पर तेजी कहाँ पर मंदी की पोजीशंस लोग कैरी करके जा रहे हैं। कल मंगलवार वाले ट्रेड में याद रखिएगा, इस हफ्ते 5 दिन दरअसल मार्केट्स काम करेंगे, कोई छुट्टी नहीं है। तो लॉन्ग बिल्डअप कहाँ हुआ है? आदित्य बिरला कैपिटल 4-4.5% ऊपर। नेस्ले इंडिया में लोग तेजी की पोजीशन कैरी करें। इंडिया सीमेंट जिसका हम जिक्र कर रहे थे कार्यक्रम की शुरुआत में, 2.5% का पोजीशन यहाँ पर तेजी का, और आरबीएल बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे स्टॉक्स भी हैं। दूसरी तरफ इंटरग्लोब एविएशन जिस पर गावा साहब ने एक व्यू दिया था, रैमको सीमेंट, पावर ग्रिड, पीएफसी और पीएनबी, ये कुछ स्टॉक्स है जहां पर हमने देखा शॉर्ट्स कवर हुए हैं। लेकिन मंदी के ट्रेड में आप देखें तो सिर्फ और सिर्फ आईटी जहां पर हमने देखा है शॉर्ट बिल्डअप है। इन्फोसिस 9% का शॉर्ट बिल्डअप, एलटीआई माइंट्री 6.25% का शॉर्ट बिल्डअप, टेक महिंद्रा 5% का शॉर्ट बिल्डअप, एलएनटी टेक सर्विसेज में 4.25% का और 4% परसिस्टेंट में। लॉन्ग पोजीशंस जो अनवाइंड हुई उसमें भी विप्रो है, बिरला सॉफ्ट रादर, एनटीपीसी, लॉरिस लैब्स और कमिंस जैसे ट्रेड्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये फिलहाल आपके लिए अब तक की पूरी तस्वीर मार्केट्स की। कल ये पोजीशंस भी नोट करने वाली होंगी कि यहाँ पर आगे लोग क्या रवैया, क्या रुख अपनाते हैं। अच्छा, वैसे आखिरी 5-10 मिनटों में जो ट्रेड थोड़ा सा और जमता हुआ दिखाई दे रहा है वो एफएमसीजी से ही जुड़ा हुआ है। हर टिक के साथ हमने देखा है ब्रिटानिया की चाल दरअसल और मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। चुपचाप से बजाज फिनसर्व में भी कुछ खरीदारी आई और बजाज फाइनेंस में भी। इसको लेकर काफी नेगेटिव रुख था। मानस, ये जो मूव्स पिछले हफ्ते और इस हफ्ते की शुरुआत में देखने को मिल रहे हैं, आप क्या पढ़ रहे हैं बजाज फाइनेंस में खास तौर से? तो बिल्कुल देखिए, दोनों को अगर कंपेयर करें तो बजाज फाइनेंस ज्यादा बेहतर लग रहा है। कंसोलिडेशन के बाद आज 50 डे मूविंग एवरेज ब्रीच हुए हैं। आई थिंक अब आपको 6150 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं, जो कि 100 डे मूविंग एवरेज है। और आप 6000 का कॉल ऑप्शन भी ले सकते हैं। आई थिंक 93 रुपीज के आसपास ट्रेड हो रहा है। 74 रुपीज के स्टॉप लॉस से वहां पर आपको खरीदारी करनी है। 134 से लेकर 136 तक के भाव आपको इस ऑप्शन में बजाज फाइनेंस के 6000 के कॉल ऑप्शन में देखने को मिल सकते हैं। ओके, बजाज फाइनेंस, यहाँ पर आपको दाम लगाना है आदित्य बिरला कैपिटल। आई थिंक शरद जी की कॉल थी वो, हर्ष साहब, और ज़बरदस्त मूव इस समय। इनफैक्ट अब ये एफएनओ का टॉप गेनर बन गया नेस्ले को पछाड़कर, और करीब 5% का मूव यहाँ पर, शानदार मूव इस समय इस स्टॉक में। इसको मानस भी ट्रैक करता है काफी क्लोजली। मानस, हाँ मानस, ये तो आपने पहले कई दफा रेकमेंड किया है, राइट? एबी कैपिटल। बिल्कुल, आज देखिए बीटीएसटी कॉल भी थोड़ी देर पहले मैंने इसको रिकमेंड किया है, और आई थिंक 170 रुपए तक के भाव आपको शायद कल देखने को मिल जाएंगे एबी कैपिटल में। बिल्कुल, और शानदार मूव इस समय पीएसयू बैंकों में। इनफैक्ट एक बार वो पीएसयू बैंक निफ्टी लेकर आइए फिर से, और उसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ अब निफ्टी पीएसयू बैंक में एक बार ज़रा उसको रिविजिट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक बार मोमेंटम वापस स्टार्ट हुआ है। ध्यान रखिएगा, इसमें एक वन वे तेज़ी हुई, उसके बाद एक शार्प करेक्शन आई थी। ये करेक्शन आई थी इसमें दिसंबर 2022 से इसमें एक करेक्शन आई। इस इंडेक्स की ट्रेजेक्टरी रही जो वो अक्टूबर में रैली स्टार्ट हुई, 2800 से इंडेक्स ने रैली स्टार्ट की, और विद इन 2 मंथ्स 2800 वाला इंडेक्स पहुंचकर हो गया 4465 निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स। ये जो आपकी स्क्रीन पर वो दिखाई दे रहा है वहाँ पर। उसके बाद एक शार्प करेक्शन और 4400 वाला इंडेक्स गिरकर हो गया 3574, करीब
25% की करेक्शन आई वहाँ पर, और अब एक वापस एक रैली की शुरुआत की है इसने। अब देखते हैं ये वापस अपने हाइस की तरफ जा रहा है या नहीं, लेकिन अभी के लिए PSU बैंक इंडेक्स में अच्छा खासा मूव, इनफैक्ट आज 3% का मूव। सेक्टोरली अगर देखेंगे आप तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ इसी सेक्टर में है। राजेश जी, आपने कैनरा सेलेक्ट किया था मेरे ख्याल से, कोई और PSU बैंक जिस पर नज़र गई हो आपकी? अनुज जी देखिए, मेरे नज़र पे तो बहुत सारे हैं। से अगर आप कैनरा का स्ट्रक्चर देखें बेहतरीन है। बैंक ऑफ बड़ौदा, जैसे BTST की बात हुई तो मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा का भी जिक्र किया था। इनफैक्ट बैंक ऑफ बड़ौदा भी अगर आप टेक्निकली देखें तो इट्स अ जिगजैग फॉर्मेशन। पिछले आप कह सकते हैं कि 10 दिनों का हाई इसने निकाला है, स्विंग हाई निकाला है जो करीबन 174.50 के आसपास था। तो 180 182 ये इसकी ट्रेजेक्ट्री होगी एज ए BTST। तो इट्स ए बाय इन बैंक ऑफ बड़ौदा। जैसे कि आपको स्टॉप लॉस रखना है करीबन 174.50 का, यानी सिर्फ 2 रुपए का स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग करे। मुझे लगता है यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, यहाँ पे ट्रैक्शन रहेगी। तो इन बैंकों में ऑफकोर्स क्लियरली एक मूव तेज़ी की तरफ ही बनता हुआ दिखाई दिया है और उसी पर नज़रें रखें। लेकिन निफ्टी बैंक जो अच्छा खासा निचले लेवल से 450 पॉइंट की रिकवरी दिखा रहा था, 125 160 पॉइंट की बढ़त देखने को मिली थी, थोड़ा सा कूल ऑफ जाते जाते हुआ है। अब 92 अंकों की ही बढ़त देखने को मिल रही है, तो हल्की सी मुनाफा वसूली यहाँ पर ज़रूर देखी गई है। और लार्जली कोटक में थोड़ी सी ट्रिमिंग हुई, यहाँ पर HDFC बैंक में थोड़ी सी और पोजीशंस घटी हैं। तो ये कुछ स्टॉक्स है जहाँ पर हमने देखा है थोड़ा थोड़ा करके मुनाफा वसूल लिया है लोगों ने। अच्छा, वायदे बाजार के एक दो और ट्रेड्स जिसमें हमने देखा आज काफ़ी ज़्यादा ट्रैक्शन बनता दिखाई दिया था, उसमें जैसे गावा साहब मेंशन कर रहे थे, एक तो आपका इंटरग्लोब है, हेवल्स की हमने बात की, वोल्टास पर नजर डालें तो प्राइस एक्शन है। ओपन इंटरेस्ट एडिशन अभी तक शुरू नहीं हुआ है, तो शायद हेवल्स के मद्देनजर वोल्टास में क्या कोई ट्रेड आप प्रेफर करेंगी शिल्पा लेना कल के सत्र में? क्या कुछ पक सकता है यहाँ? जी डेफिनेटली, अगर वोल्टास की बात करेंगे तो 820 के स्टॉप लॉस है यहाँ पे। एक्चुअली हमको लॉन्ग लेना ही है फॉर टारगेट्स ऑफ 880 to 900। 820 पुट राइटर्स इसके बहुत टाइम से बहुत अग्रेसिवली एडिशंस पे थे, जो पहले इसका रेजिस्टेंस हुआ करता था। तो अभी इसको उसने डिसाइसिवली ब्रीच भी किया है और होल्डिंग ऑल्सो। तो 838 अराउंड फ्यूचर्स में अभी ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लॉस 820। तो मुझे लगता है इसी वीक में आपको टारगेट्स ऑफ 880 890 भी देखने को मिलेंगे। ओके, वोल्टास यहाँ पर जिस तरीके से हीट वेव वापस स्टार्ट हुई है मुंबई में तो ख़ास तौर से, और इवन रेस्ट ऑफ द इंडिया, थोड़ा सा यहाँ पर एक क्लियर कट ट्रैक्शन आपको दिखाई देगा। कुछ और स्टॉक्स लेकर आते हैं एक बार जो इस समय डे हाई बना रहे हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा लेकर आइए एक बार। महिंद्रा ने जो रीसेंट करेक्शन हुई थी उसके बाद एक मूव दिखाया था, लेकिन इस समय महिंद्रा का चार्ट आएगा आपकी स्क्रीन पर। मानस, M&M कोई व्यू आपका यहाँ पर? एकदम से वर्टिकल मूव यहाँ पर। देखिए, पहले हमने M&M में एक बहुत ही बढ़िया रैली 1145 से करीब 1210 तक देखी। पिछले 3 दिनों से कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा था, लेकिन आज के पैटर्न तो बिल्कुल ही बताते हैं कि अब पहले तो 50 डे मूविंग एवरेज और शायद उसके बाद आपको 100 डे मूविंग एवरेज भी टेस्ट होते हुए दिखेंगे। तो 1240 या 1250 के टारगेट के लिए करंट लेवल्स पे भी खरीदारी करने की राय रहेगी। करंट लेवल्स पे खरीदारी कर रहे हैं तो 1204 ये कैश लेवल्स है, वहां आपको स्टॉप लॉस लगाना है। 1235 और फिर 1250 के टारगेट से। ओके, तो M&M में एक अपॉर्चुनिटी क्लियरली बनती दिखाई दे रही है। आज वैसे खबर तो थी टाटा मोटर्स के से जुड़ी हुई, जहां पर वो पैसेंजर व्हीकल्स के दाम बढ़ा रहे हैं, लेकिन बड़ा मूव ऑफ कोर्स M&M ने बटोर लिया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज को एक बार रिविजिट कर लेते हैं जाने से पहले। करीब आधे % के अगेंस्ट 2368 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। सुबह में इसका अच्छा खासा साथ था, लेकिन इस क्लोज को RIL के साथ अगर जोड़े कैसे पढ़ना चाहिए? गावा साहब, ये भी जहन में रखना चाहिए कि इस हफ्ते के एंड में रिलायंस इंडस्ट्रीज अपने नंबर्स भी पेश करने वाला है। एक्चुअली रिलायंस इंडस्ट्रीज बाई जोन पर तो है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन रिलायंस इंडस्ट्री करीब 2340 के हैं, जैसे कि मैंने उसको बताया था। अब जब तक उसके ऊपर है, अपसाइड ऑन है। हाँ, गैप अप खोला, नीचे आया है, लेकिन फिर भी अप है। मैं कहूंगा अप मूव ऑन है। 2400 अब भी पॉसिबल है। इतना है कि अब स्टॉप को थोड़ा बढ़ा देना चाहिए, और स्टॉप होना चाहिए रिलायंस इंडस्ट्रीज का 2340। रिलायंस इंडस्ट्रीज स्टिल अ बाय। ओके, रिलायंस इंडस्ट्रीज स्टिल अ बाय। बहुत इंटरेस्टिंग मूव इस समय अगर आप देखें कुछ स्टॉक्स में। बजाज फाइनेंस और एशियन पेंट्स डे हाई पर बंद हो रहे हैं, और बजाज फाइनेंस के साथ लगातार प्रॉब्लम रही है कि एक हायर लेवल पर टिक नहीं पाता, लेकिन आज बहुत टाइम के बाद डे हाई पर बंद हो रहा है। और एशियन पेंट्स में भी सेम इशू, काफ़ी समय के बाद ये स्टॉक जो है अब डे हाई पर बंद हो रहा है, और
एक 2844 का यहाँ पर एक रेट है। अब अगर आप इंडेक्स में हश्ता आपने अगर लॉन्ग किया है सुबह, खासतौर से बैंक निफ्टी में, तो मैं ये कहूँगा कि फिर अब आप आज के लो को स्टॉप लॉस मान लीजिए। आज का जो लो है बहुत ब्यूटीफुल सेटअप है, 41,799 एक्चुअली लो, 41,800 पुट के हिसाब से सबसे बड़ा बेस था और एग्जैक्टली उस लेवल से बैंक निफ्टी घूमा है, तो ये आपके लिए एक सैक्रोसैंक्ट हो गया। अब मार्केट में जो आज का गैप डाउन था वो पूरा डोमेस्टिक न्यूज़ की वजह से था, तो इसलिए मुझे लगता नहीं कि आपको अब इस पोजीशन को हेज करने की ज़रूरत है। अब बस आप पोजिशनली अपना स्टॉप लॉस जो है उसको ट्रेल करिए। निफ्टी में अभी भी जूरी स्टिल आउट, क्योंकि आईटी का इतना बड़ा वेट है निफ्टी में। निफ्टी में आज की क्लोज फिर भी रिलेटिवली बेटर है। एक समय पे जो लग रहा था जब 17,575 तक हम गिर गए थे, उससे तो ऑब्वियसली काफ़ी ऊपर बंद हो रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी निफ्टी में थोड़ा सा एक मैं कहूँगा कि अभी पोजीशन ना लें तो बेटर है। अभी बैंक निफ्टी पर ही फोकस करें, निफ्टी का टाइम आएगा तब निफ्टी पर बात करेंगे। अभी के लिए बैंक निफ्टी पर अप्रोच बेटर रहेगी मेरे ख्याल से। जी हाँ, तो निफ्टी बैंक ज़्यादा मजबूत, ये आपको सुबह से ही कई सारे जानकार कह रहे हैं और क्लोजिंग पर भी ठीक वही दिख रहा है। आज ऑफ कोर्स पूरी लाइमलाइट नेगेटिव साइड पर इन्फोसिस ने बटोरी। अच्छा, जाते जाते एक बार टेक्नोलॉजी कंपनियों की हम बात कर रहे हैं, तो क्या इंडिकेशन डाउ फ्यूचर से बनता हुआ दिखाई दिया है और नैस्डैक फ्यूचर्स क्या पेश करेगा वो आपको दिखा दे। डाउ फ्यूचर्स एकदम शांत है, वहां पर भी अर्निंग सीजन की शुरुआत है तो अर्निंग से पहले ज्यादा कुछ हो नहीं रहा है और नैस्डैक फ्यूचर्स करीब 18 पॉइंट की गिरावट पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। आज ऑफ कोर्स इंडियन कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से देखें तो एप्पल किस तरह का परफॉर्मेंस दिखाता है, कंसिडरिंग सबसे बड़े मार्केट में खुद का स्टोर इनका आ गया है, वो भी इंपॉर्टेंट होगा वॉच करने के लिए। चलिए हमारी क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। 17,703 के लेवल्स पर निफ्टी 50 जाकर टिक रहा है, 123 अंकों की गिरावट। निफ्टी बैंक थोड़ा संभला, थोड़ा नहीं काफी संभला, 100 पॉइंट के गेंस पर जाकर टिका है। लेकिन आज का जो सबसे बड़ा एक्सीडेंट है वो निफ्टी आईटी है। आप देख रहे हैं इंडेक्स का हाल, 4-4.5% से ज्यादा का नुकसान। इनफैक्ट एक ऐसा समय था आज इंट्राडे में 1600 पॉइंट की गिरावट भी देखने को मिली थी, तो ये इनफैक्ट आज की सबसे कमजोर कड़ी रही है। इन्फोसिस के बल पर ही इनफैक्ट ये औंधे मुंह गिरा। आज 11% टूटा था इन्फोसिस का स्टॉक 1259-1260 के आसपास, 9% के नुकसान पर। इसके साथ आप देखिएगा दूसरे काउंटर्स जो बिक रहे हैं, LTI माइंट्री, आपका टेक महिंद्रा, जिनमें काफी गिरावट देखने को मिली। इन्फोसिस के साथ साथ TCS का काफी कंपैरिजन होता है। TCS उतना नहीं पिटा जितना शायद आज इन्फोसिस टूटा है, 1.5% नीचे। तो पिछले सत्र में भी 1.5% की गिरावट, 2 दिनों में TCS सिर्फ 3% का नुकसान दिखा रहा है, 3-4% का। पर्सिस्टेंट सिस्टम्स में बिकवाली का भार बनता दिखाई दिया, कोफोर्ज भी दबाव में। तो बाकी IT कंपनियों में खासा प्रेशर देखने को मिला और टेक महिंद्रा भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, जहां पर दरअसल सिटी ने तो सेल कॉल दे दिया है। 955 का टारगेट आया क्योंकि टेलीकॉम बिजनेस की जो कमेंट्री है IT की, इन्फोसिस और TCS की दोनों खराब रही। यहीं पर सबसे ज्यादा फोकस रहता है टेक महिंद्रा का, वो स्टॉक आज 5% नीचे, रिस्क ज्यादा है सिटी कह रहा है। ITC का स्टॉक याद रखिएगा, आज का एक आउट परफॉर्मर, 400 का काफी दिनों से इंतजार था, स्टॉक उसी के आसपास जाकर टिक रहा है। ITC के बदौलत हमने देखा तेजी आई है। आज ब्रिटानिया, नेस्ले, HUL में भी खरीदारी देखने को मिली, इसीलिए आपको FMCG इंडेक्स भी पॉजिटिव दिखाई देगा। इनफैक्ट यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग गेन्स देखने को मिले हैं। FMCG इंडेक्स नियरली 400 पॉइंट ऊपर था आज इंट्राडे में, 450 से 500 पॉइंट के गेन्स पर जाकर टिक रहा है। आखिरी 18 सेकंड में आपके लिए लेकर आते हैं हीट मैप, जहां पर आपको दिखाई देगा ड्रैगर्स टेक्नोलॉजी कंपनियां, इन्फी, टेक महिंद्रा, HCL टेक जैसे स्टॉक्स। उसके बाद L&T में कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिली, 2% नीचे है ये। विप्रो में भी दबाव, HDFC बैंक के दूसरे 2 काउंटर्स हैं जहां पर हमने देखा है कुछ मुनाफा वसूली भारी पड़ती दिखाई दी है। बजाज ऑटो ने ज्यादा कुछ किया नहीं, आज शांत था। लेकिन तेजी की तरफ देखिए, नेस्ले जिसका हम जिक्र कर रहे थे वहां पर खरीदारी बनी, ब्रिटानिया में तेजी, ITC में तेजी, 1% से ज्यादा के गेन्स स्टॉक ने कमाए। बैंकों में अच्छा खासा रुझान, 2.25% ऊपर आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोटक महिंद्रा बैंक का अच्छा खासा साथ था, तो ये 1.5% की बढ़त पर जाकर टिकने में कामयाब। इंडसइंड बैंक नियरली 1% के गेन्स दिखाने में कामयाब और ICICI बैंक में भी हमने देखा बहुत मामूली सी लेकिन बढ़त देखने को मिली है। रिलायंस इंडस्ट्रीज थोड़ा सा पॉजिटिव रहा है आज, तो उसका भी कुछ सपोर्ट मिला, नियरली 0.5% के गेन्स इधर बनते दिखाई दिए हैं। कुल मिलाकर आज का क्लोज 17,700 के आसपास बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 125 अंकों की नरमी देखने को मिली और निफ्टी बैंक 75 पॉइंट एकदम शांत। काफी तेजी थी आज इंट्राडे में, लेकिन फाइनल जो क्लोज है वो शांत है निफ्टी बैंक के लिए।
सीधा सौदा में नीरज और आशीष के जो परफॉर्मर्स है वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, जहां पर लार्जली आज आईटी कंपनियों पर एक शॉर्ट कॉल आशीष ने लिया। इन्फोसिस, एलटीआई माइंट्री, सेलटेक के टॉप परफॉर्मर, KIOCL दूसरी तरफ तेजी वाला ट्रेड बनता हुआ दिखाई दिया है। नीरज ने भी आईटी पर ही शॉर्ट कॉल की बात सुबह में की थी, तो टेक महिंद्रा 5% नीचे, परसिस्टेंट 4, KPIT टेक 1.5 और वाटेक वाबाग में भी हमने देखा करीब 10% तक के गेन्स बनते दिखाई दिए। तो ये है फिलहाल आज का दिन, जहां पर दिन की शुरुआत और फिर समाप्ति टेक्नोलॉजी मेजर इन्फोसिस के नतीजों और उसके विश्लेषण के साथ ही जुड़ी रही। इसी ने इनफैक्ट मूड थोड़ा सा फीका किया है मार्केट का। और ऑफ कोर्स बैंकों में HDFC और HDFC बैंक की सबसे ज़्यादा चर्चा हुई, लेकिन निफ्टी बैंक और PSU बैंक खासतौर से मिड कैप बैंक्स का आज सपोर्ट इंडेक्स को मिला ज़रूर। इसी के साथ हम लेंगे आपसे इजाज़त, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ और ऑफ कोर्स कल सुबह सवेरे 7 बजे आपसे मुलाकात होगी नए ट्रेंड्स, ट्रिगर्स और क्यूज के साथ। Mongia Steel presents